हाँ जी, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब लोग? हाँ जी, कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया। ओके दोस्तों, चलिए अब हम चलते हैं आगे और आज मैं आपके साथ में शुरू करने वाला हूं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। दोस्तों, हम लोग अपने सारे अकाउंट्स के जो चैप्टर थे वो चैप्टर हमने सारे फिनिश कर लिए और अब हम लोग अकाउंट्स के लास्ट पोर्शन पे आ चुके हैं और लास्ट पोर्शन क्या है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। लेकिन मैं आपको बता दूं बेटा कि ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है ये आपके पेपर के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। ये बेहद 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 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। क्यों? क्योंकि बेटा आपके एग्जाम में करीब 28 मार्क्स के क्वेश्चन आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पर बेस्ड आते हैं। अब आप बोलेंगे सर 28 मार्क्स का वेटेज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का है। बिल्कुल बेटा, 28 मार्क्स का वेटेज सिर्फ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का है। अब आप लोग मुझे बोलेंगे सर कैसे? तो जरा ध्यान से समझे बेटा, हमारे एग्जाम में पेपर में क्वेश्चन नंबर 1 जो आता है वो कंपलसरी क्वेश्चन आता है और जो क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी आता है उसमें 4 पार्ट होते हैं 5-5 नंबर के, 20 नंबर का टोटल ये पहला वाला सवाल रहता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो कंपलसरी क्वेश्चन आता है वो 20 मार्क्स का आता है, उसमें 4 पार्ट होते हैं और बेटा वो चारों पार्ट किसके होते हैं? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के। किसके? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के। इसके अलावा हमारे पेपर में लास्ट क्वेश्चन आता है और लास्ट क्वेश्चन भी हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड थियरी का क्वेश्चन होता है। उसमें 5 क्वेश्चन आते हैं और आपको कोई 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। उन 5 में से 2 क्वेश्चन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पर बेस्ड होते हैं और बाकी के 3 क्वेश्चन जनरल थियरी पर बेस्ड होते हैं। तो बेटा जो हमारा पेपर है उसमें टोटल अगर अपन लोग वेटेज देखें तो 20 और 8 कुल मिला के 28 मार्क्स के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो पूछे जाते हैं। लेकिन अगर आपकी किस्मत और जबरदस्त है तो जो लास्ट वाला क्वेश्चन है उसमें 2 की जगह 3 क्वेश्चन भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के आ जाते हैं। तो उस कंडीशन में करीब 32 मार्क्स का जो पेपर है वो इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पर बेस्ड आता है। लेकिन जानते हो अच्छी बात क्या है? अच्छी बात यह है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का जितना भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछा जाता है वो सारा का सारा पोर्शन रिपीटेड पोर्शन पूछा जाता है। मतलब हमारे एग्जाम में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पर बिल्कुल नए सवाल बहुत कम पूछे जाते हैं और 99% हमारे अकाउंट्स के पेपर में क्वेश्चंस रिपीट होते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से रिलेटेड। ठीक है, तो दैट वे ये बहुत स्कोरिंग पोर्शन है, बहुत इजी पोर्शन है, बहुत स्कोरिंग पोर्शन है। अपने को इसके ऊपर जबरदस्त कॉन्सेंट्रेट करना है और बस अब इसके बारे में और भूमिका मैं नहीं बांधूंगा और हम लोग शुरू करेंगे अपनी आज की बात। दोस्तों, आज सबसे पहले अपन लोग ये समझेंगे कि आखिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते क्या है और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की जो एप्लीकेबिलिटी है वो क्या एप्लीकेबिलिटी है वो अपने को सब कुछ यहाँ पर समझना है। अब आप लोग मुझे बोलेंगे सर पहले तो ये बताओ कि सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किसे कहते हैं? तो दोस्तों सबसे पहले समझो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का मतलब है कि हमने अकाउंटिंग करने का एक स्टैंडर्ड तरीका आपको प्रिस्क्राइब किया है और आपको यही स्टैंडर्ड तरीका अपनी अकाउंटिंग में फॉलो करना है। दैट इज कॉल्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, या फिर मुझे बोलना चाहिए स्टैंडर्ड ऑफ अकाउंटिंग। मतलब आपने अकाउंटिंग को स्टैंडर्डाइज कर दिया, दैट इज कॉल्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। क्वेश्चन आता है कि सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की जरूरत है क्यों? हमारे देश में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्यों लाए गए और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से क्या फायदा होता है ये बताओ। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं, ये क्वेश्चन नवंबर 18 के एग्जाम में 4 मार्क्स का पूछा गया था और ये पूछा गया था कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो हैं वो क्यों बनाई जाती हैं, उनका फायदा क्या है। ठीक है, तो अब आप जरा समझो बेटा, आप लोग जानते हैं कि अकाउंटिंग करने के बहुत सारे तरीके हमारे पास अवेलेबल रहते हैं। अकाउंटिंग करने के बहुत सारे मेथड हमारे पास अवेलेबल रहते हैं। किसी पर्टिकुलर आइटम को अकाउंट्स में ट्रीट करने के बहुत सारे तरीके हमारे पास रहते हैं और ऑब्वियस सी बात है उन सारी के सारे तरीकों में अगर पूरे सारी की सारी भारत की जितनी भी कंपनियां हैं या दुनिया की जितनी भी कंपनियां हैं वो अगर अलग अलग तरीका अकाउंटिंग का लगाएंगी तो ऑब्वियस सी बात है 2 कंपनियों के फाइनेंशियल स्टेटमेंट की आपस में तुलना नहीं हो पाएगी। हाँ कि ना? मान लो 2 कंपनियां हैं, दोनों कंपनियां सेम बिजनेस करती हैं, तो आप दोनों में से कौन सी कंपनी बढ़िया है ये कैसे चुनते हो? उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखकर। लेकिन अगर दोनों कंपनियां बिल्कुल भयानक तरीके से डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसी को अगर फॉलो कर रही हैं तो उस कंडीशन में
हम दोनों के फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपस में कंपेयर नहीं कर सकते, और दोनों के फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर अपन कंपेयर नहीं कर पाएंगे तो अपन आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि भैया अपने को कौन सी कंपनी में अपनी कैपिटल, अपना पैसा लगाना चाहिए। सही बात है। तो दोस्तों इस परेशानी को दूर करने के लिए जो हमारा इंस्टीट्यूट है, सीए इंस्टीट्यूट जो है, उसने अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड इशू किए, उसने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू किए, जिसमें उसने जो अनलिमिटेड मेथड्स अवेलेबल थे आपके पास उनको घटाकर लिमिटेड ऑप्शंस में ले आए। मेरी बात समझ में आ रही है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने क्या किया कि जैसे डेप्रिसिएशन लगाने के 100 मेथड हो सकते हैं, ठीक है, या फिर मान सकते हैं इन्वेंट्री वैल्यूएशन के 20 मेथड हो सकते हैं, तो इन्वेंट्री वैल्यूएशन के जो 20 मेथड हो सकते हैं उन 20 को घटाकर हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने बोला नहीं भैया सिर्फ ये 2 ही मेथड आप लोग को अलाउड है, इन दोनों में से कोई भी एक मेथड आप लोग लगा सकते हो। तो जो अकाउंटिंग के बहुत सारे तरीके उपलब्ध थे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड उनको रिड्यूस करके लिमिटेड नंबर ऑफ ऑप्शंस में लेकर के आ जाता है, और लिमिटेड नंबर ऑफ ऑप्शन में लाने का फायदा ये होता है कि सारी की सारी कंपनियां जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगी वो कंपैरेबल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होंगे। बेटा आ रही बात समझ में? एक कंपनी ने इन्वेंट्री वैल्यूएशन के लिए फीफो लगाया, दूसरी कंपनी ने इन्वेंट्री वैल्यूएशन के लिए बेस स्टॉक मेथड लगा लिया, तीसरी कंपनी ने वेटेड एवरेज मेथड लगा लिया, चौथी कंपनी ने लीफो लगा लिया, तो ऑब्वियस ही बात है इनका जो स्टॉक है वो कंपैरेबल रहेगा ही नहीं, हाँ कि ना? दोनों सेम बिजनेस में है लेकिन फिर भी दोनों का जो स्टॉक है वो कंपैरेबल नहीं रहेगा, दोनों का जो प्रॉफिट है वो कंपैरेबल नहीं रहेगा। और अगर आपको उन्हें कंपैरेबल बनाना है तो दोनों की अकाउंटिंग पॉलिसी में ज्यादा अंतर नहीं होना चाहिए, और ये काम कौन करता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने बोला भाई साहब अब आपको 2 ही मेथड अलाउड है, या तो फीफो लगा लो या वेटेड एवरेज लगा लो। तो अब लोगों के पास, कंपनियों के पास, एंटिटीज के पास 2 ही ऑप्शन रह गए, और एंटिटीज के पास अगर 2 ही ऑप्शन रह गए तो अब उनका जो वाइड रेंज ऑफ मेथड्स अवेलेबल थे वो रिड्यूस होकर के लो रेंज में बदल गए। पक्की बात समझ में आ रही है? नंबर 2, जो हमारी पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आने से पहले कंपनियां जब अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती थी तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उन बातों को डिस्क्लोज करती थी जिनसे उसको फायदा होता था, लेकिन जिससे इन्वेस्टर को कंपनी के बारे में गलत बातें पता चलती वो बातें कंपनी डिस्क्लोज ही नहीं करती थी, वो बातें कंपनी डिस्क्लोज नहीं करती थी। और ऑब्वियस ही बात है बेटा, कंपनी डिस्क्लोज नहीं करेगी तो जो इन्वेस्टर है उसे रियल सिचुएशन का पता नहीं लग पाएगा। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आने के बाद में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट स्पेसिफाई कर दी जाती है, मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में ये बता दिया जाता है कि भैया आपको कम से कम ये 10 बातें तो डिस्क्लोज करनी है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आने के बाद में हर कंपनी को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के द्वारा बताई गई जो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है वो तो उनको पूरी करनी ही करनी पड़ती है, और वो पूरी करनी ही करनी पड़ती है। तो ऑब्वियस ही बात है उतना डिस्क्लोजर अगर अपन लोग करेंगे तो अपन जो बातें छुपाना चाहते थे इन्वेस्टर से वो छुपाना संभव नहीं हो पाएगा। सही बात है। तो पहले डिस्क्लोजर जो है वो कंपनी वो करती थी जिससे कंपनी को फायदा हो, लेकिन अब कंपनियों को या एंटिटीज को वो डिस्क्लोजर करना पड़ता है जो इन्वेस्टर को फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझने के लिए जरूरी है। ठीक बेटा, बात समझ में आ रही है? नंबर 3, कंपैरेबिलिटी। बेटा पहले कंपनियों के पास हजारों मेथड ऑफ अकाउंटिंग उपलब्ध थे, हर कंपनी डिफरेंट मेथड लगाती थी, तो ऑब्वियस ही बात है 2 कंपनियों के 2 एंटिटीज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपस में कंपैरेबल नहीं रहते थे। लेकिन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आने के बाद अब हर कंपनी की अकाउंटिंग सेम पॉलिसी पर हो रही है, और हर कंपनी की अगर अकाउंटिंग पॉलिसी सेम है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो कंपैरेबल रहेंगे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भाई साहब ये बताओ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होते हैं, तो आप बोलोगे कि भैया अकाउंटिंग की बहुत सारी पॉलिसीज अवेलेबल है, उन पॉलिसीज में से बेस्ट पॉलिसीज को सिलेक्ट करके इंस्टीट्यूट ने स्टैंडर्डाइज कर दिया है, और उसी को हम लोग बोलते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू करने के फायदे, सबसे पहला जो बहुत वाइड रेंज ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी थी वो रिड्यूस होकर लो ऑप्शंस में कन्वर्ट हो गई, मतलब अब अकाउंटिंग के ऑप्शन लिमिटेड है, आप लिमिटेड मेथड्स में से आपको किसी ना किसी बेस्ट मेथड को सिलेक्ट करना होगा। नंबर 2, आपकी जो डिस्क्लोजर पहले आपके ऊपर होता था कि आपको क्या डिस्क्लोज करना है,
वो अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के आने के बाद में मैंडेटरी हो गए, तो आपके लिए सारी बातें डिस्क्लोज करना कंपलसरी हो गया है। अब आप इन्वेस्टर से कुछ भी छुपा नहीं सकते हो। नंबर 3, कंपैरेबिलिटी। जब सारी की सारी कंपनीज अकाउंटिंग पॉलिसी सेम लगाएंगी तो उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक दूसरे के साथ में इजीली कंपैरेबल रहेंगे और आप आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हो कि इस इंडस्ट्री में बेस्ट परफॉर्मिंग एंटिटी कौन सी है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था नवंबर 2018 में, ठीक, और कितने मार्क्स का? 4 मार्क्स का। ठीक है, कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू करने के फायदे क्या हैं। तो ये देखिए बेटा, यहां पर ये क्वेश्चन पूछा गया था, आपकी बुक में देखिए पीछे क्वेश्चन नंबर 2 है, आपकी बुक में देखिए पीछे क्वेश्चन नंबर 2 है, उस पर आप लोग लिख लीजिए कि ये वाला क्वेश्चन नवंबर 18 में पूछा गया है और नवंबर 18 में इस क्वेश्चन में सिर्फ ये पूछा गया था कि सर ये बताओ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू करने के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बेनिफिट्स क्या हैं। तो भैया सिंपल सी बात है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बेनिफिट क्या हैं? सबसे पहला, जो बहुत सारे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के ऑल्टरनेटिव्स हैं वो स्टैंडर्डाइज हो गए। अब इन्वेंट्री वैल्यूएशन के 20 मेथड हैं, पर AS2 आने के बाद में कितने रह गए? सिर्फ 2, फीफो और वेटेड एवरेज। ठीक, अच्छा, दूसरा, रिक्वायरमेंट फॉर एडिशनल डिस्क्लोजर। बेटा पहले क्या डिस्क्लोज करना है ये कंपनी और एंटिटी तय किया करती थी, लेकिन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आने के बाद में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने मिनिमम डिस्क्लोजर स्पेसिफाई कर दिए। तो भैया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के आने के बाद में आपको रिक्वायर्ड डिस्क्लोजर तो देना ही देना पड़ेगा, तो आप इन्वेस्टर से कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी नहीं छुपा पाओगे। और तीसरी बात है कंपैरेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर भारत में या दुनिया में सभी कंपनी सेम अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो करके अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रही है तो ऑब्वियस बात है उनका कंपैरिजन ज्यादा आसानी से हो पाएगा। सही बात है। तो बेटा ये जो क्वेश्चन है ये 4 मार्क्स का पूछा गया था नवंबर 18 के एग्जाम में। खैर छोड़ो, मेरे दिमाग में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को लेकर दूसरा सवाल आता है कि सर ये बताओ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भारत में इशू कौन करता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भारत में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाने का अधिकार किन किन के पास है? तो मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, भारत में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाने का अधिकार 3 लोगों के पास है। एक, सबसे पहला एक किसके पास है? एक तो है ICAI के पास, ठीक है, अपना इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के पास अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाने का अधिकार है। नंबर 2, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाने का अधिकार है किसके पास? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, बाय वर्च्यू ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। कंपनीज एक्ट 2013 की पावर की वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी अधिकार है कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना सकती है। और तीसरा, इनकम टैक्स एक्ट, जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट इनकम टैक्स एक्ट की पावर का इस्तेमाल करके इनकम टैक्स के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना सकती है। तो आप मुझे बताइए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भारत में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो किन के ऊपर एप्लीकेबल है? जल्दी बताओ, मतलब कौन कौन बना सकता है? CA इंस्टीट्यूट, सेंट्रल गवर्नमेंट यूजिंग पावर इन कंपनीज एक्ट, और तीसरा सेंट्रल गवर्नमेंट यूजिंग पावर्स इन इनकम टैक्स एक्ट। क्लियर है बात? अब जरा सुनो, CA इंस्टीट्यूट ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के डेवलपमेंट के लिए एक कमेटी बना रखी है, एक बोर्ड बना रखा है जिसका नाम है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, जिसे हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं ASB। क्या बोलते हैं? ASB, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। अब पॉइंट ये आता है कि सर ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है, ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाएगा, इनके पास लीगल अथॉरिटी क्या है? तो ध्यान रखना, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है ये बनाया गया है ICAI के द्वारा, CA इंस्टीट्यूट के द्वारा। अब ऑब्वियस ही बात है, CA इंस्टीट्यूट को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाने की पावर किसी एक्ट में या किसी लॉ में नहीं मिल रखी है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड
जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाएगा वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किसी भी एंटिटी के लिए मैंडेटरी नहीं कर सकता है। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब पॉइंट क्या आता है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना दिए, लेकिन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड के पास कोई लीगल पावर नहीं है, और लीगल पावर नहीं है तो ये किसी के ऊपर भी फोर्स नहीं कर सकता कि आपको ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगाना कंपलसरी है। लेकिन आप मुझे बताइए, क्या चार्टर्ड अकाउंटेंट आईसीएआई के मेंबर है? क्या चार्टर्ड अकाउंटेंट के ऊपर आईसीएआई दबाव डाल सकता है? हाँ, तो आईसीएआई ने नियम बनाया कि भाई साहब हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो किसी के लिए मैंडेटरी हो चाहे ना हो, लेकिन हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए मैंडेटरी हैं। और आईसीएआई ने नियम बनाया कि जब एक चार्टर्ड अकाउंटेंट किसी एंटिटी की ऑडिट करेगा तो ऑडिट करते टाइम उसको यह चेक करना है कि ये एंटिटी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो कर रही है या नहीं कर रही है। और अगर वो एंटिटी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो नहीं कर रही तो आप एंटिटी को मजबूर नहीं कर सकते अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करने के लिए, लेकिन चार्टर्ड अकाउंटेंट को कंपलसरी कर दिया गया है कि उसको अपनी रिपोर्ट में मेंशन करना पड़ेगा कि भैया ये एंटिटी जो है वो ये वाले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का वायलेशन कर रही है। अब समझो मेरी बात को, मतलब मान लो एक पार्टनरशिप फर्म है, एक प्रोपराइटरशिप फर्म है। अब उसका जो प्रोपराइटर है वो बोलता है भाई साहब मैं सीए इंस्टीट्यूट को नहीं मानता, मैं सीए इंस्टीट्यूट का मेंबर थोड़ी हूं, मैं सीए इंस्टीट्यूट को नहीं मानता, सीए इंस्टीट्यूट ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू किए होंगे, मेरे ऊपर सीए इंस्टीट्यूट की कोई भी गाइडलाइन काम नहीं करती, तो मैं तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं करूंगा। ठीक है, मैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं करूंगा। अब आप मुझे बताओ कि यहां पर क्या वाकई में वो आदमी सही बोल रहा है, उसके ऊपर सीए इंस्टीट्यूट का कोई अधिकार नहीं है, सीए इंस्टीट्यूट से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगाने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। बिल्कुल सही बात है। लेकिन सीए इंस्टीट्यूट ने अपने मेंबर को कहा, चार्टर्ड अकाउंटेंट को कहा कि अगर तुम इस एंटिटी की ऑडिट करने जाओगे तो तुम उसको मजबूर नहीं कर सकते हो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगाने के लिए, लेकिन अपनी रिपोर्ट में तो लिख ही सकते हो। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मैंडेटरी है, एंटिटीज के लिए या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मैंडेटरी नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है? मतलब ये हुआ कि कोई भी एंटिटी अगर मना कर दे कि मैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो नहीं करूंगा तो सीए इंस्टीट्यूट उसे मजबूर नहीं कर सकता, क्योंकि कानून में उसके पास ऐसा अधिकार नहीं है। लेकिन सीए इंस्टीट्यूट ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मैंडेटरी कर रखे हैं किसके लिए? चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए। और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को बोल रखा है कि तुम किसी भी एंटिटी की अगर ऑडिट करने जाओगे तो चेक करना कि वहां पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा, और अगर नहीं हो रहा तो उसे अपनी रिपोर्ट में लिख देना। आ रही है बात समझ में? मतलब ये समझो, तुम अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए और चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद में तुम किसी प्रोपराइटरशिप की ऑडिट पर गए, अब प्रोपराइटरशिप फर्म की ऑडिट पर गए और तुमने वहां जाकर के बोल दिया भाई साहब आप लीफो लगा रहे हो और लीफो जो है ना ये अलाउड नहीं है, AS2 में अलाउड नहीं है लीफो। तो वो प्रोपराइटर बोला भाई साहब AS2 किसने इशू किया? बोले सीए इंस्टीट्यूट ने। बोले सीए इंस्टीट्यूट का और मेरा कोई संबंध ही नहीं है, तो मैं फॉलो क्यों करूं AS2? मैं AS2 फॉलो नहीं करूंगा, मैं तो लीफो पे ही वैल्यू करूंगा। तो ध्यान रखना, वो जो प्रोपराइटर है वो लीफो फॉलो कर सकता है, सीए इंस्टीट्यूट उसको रोक नहीं सकता। लेकिन जो ऑडिटर उसके अकाउंट्स की ऑडिट कर रहा है वो सीए इंस्टीट्यूट से बंधा हुआ है, सीए इंस्टीट्यूट ने उसके लिए मैंडेटरी करके बोला है कि भैया ये फॉलो नहीं करे, हम इसे मजबूर नहीं कर सकते, तुम्हारी ऑडिट रिपोर्ट में तुम ये लिख देना कि भैया इसने AS2 फॉलो नहीं किया। आ रही है बात समझ में? ताकि इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखने वाले किसी भी व्यक्ति को धोखा ना मिले। ठीक है, मेरी बात आ रही है समझ में? तो अगर आपसे पूछा जाए भारत में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन बनाते हैं, जल्दी बोलो। भारत में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाने का अधिकार 3 लोगों के पास है, 3 जगह से आता है। आईसीआई ने ASB बना रखा है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, जो भारत में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाता है। दूसरा, सेंट्रल गवर्नमेंट कंपनीज एक्ट 2013 की पावर का इस्तेमाल करके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना सकती है। और नंबर 3, सेंट्रल गवर्नमेंट इनकम टैक्स एक्ट 1961 की पावर का इस्तेमाल करके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना सकती है। आ रही है बात समझ में? यह बताओ कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कंपनीज एक्ट की पावर का इस्तेमाल करके अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना दिए तो क्या वो सभी कंपनीज को फॉलो करना कंपलसरी है?
हाँ, क्यों? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्ट की पावर का इस्तेमाल करके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाए, तो सारी कंपनीज को फॉलो करना कंपलसरी है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स एक्ट की पावर का इस्तेमाल करके अगर इनकम टैक्स के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाए हैं, तो ऑब्वियस सी बात है वो सारी की सारे असेसीज को फॉलो करना कंपलसरी है। क्यों? क्योंकि वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कानून से पैदा होकर आए। लेकिन याद रखना, सीए इंस्टीट्यूट जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू कर रहा है वो जनता के ऊपर एप्लीकेबल के लिए कंपलसरी नहीं है, क्योंकि वो किसी कानून के तहत नहीं आ रहे। अरे मेरी बात समझ में आ रही है? तो सीए इंस्टीट्यूट ने इसे मैंडेटरी किसके लिए कर रखा है? चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए। मतलब सीए इंस्टीट्यूट ने बोल रखा है अगर किसी एंटिटी को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करना कंपलसरी नहीं है तो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए ये मैंडेटरी है। हम उस एंटिटी को मजबूर नहीं कर सकते अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करने के लिए, लेकिन ये एंटिटी जब भी अपनी ऑडिट करवाएगी तो ऑडिट करने वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए कंपलसरी है कि वो अपनी ऑडिट रिपोर्ट में मेंशन करेगा कि भैया इस एंटिटी ने इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का वायलेशन कर रखा है। क्लियर है बात? अब तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि सर आप एबीसी कंपनी, एबीसी एंड कंपनी एक पार्टनरशिप फर्म है, आप उसकी ऑडिट पर गए, वहां AS 10 का वायलेशन हो रहा था, बताइए अब आप क्या करेंगे? तो सबसे पहले हम उसको बोलेंगे कि भैया आप AS 10 का वायलेशन मत करो, पालन करो। वो बोलेगा मैं नहीं कर रहा पालन, तो फिर कोई बात नहीं, फिर हम अपनी ऑडिट रिपोर्ट में मेंशन कर देंगे। अब यहां पे ये बोलेगा कि वो पार्टनरशिप फर्म बोल रही है कि मेरे ऊपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मैंडेटरी नहीं है, मैं सीए इंस्टीट्यूट से कनेक्टेड नहीं हूं, मेरे ऊपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कंपलसरी नहीं है, मेरे ऊपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। तो अब आप क्या करोगे? तो आप बोलोगे सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पार्टनरशिप फर्म के ऊपर मैंडेटरी नहीं है, हम उसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगाने के लिए मजबूर नहीं कर सकते, लेकिन उसकी ऑडिट रिपोर्ट में तो लिख सकते हैं। तो हम उसकी ऑडिट रिपोर्ट में लिख देंगे भाई साहब ये ध्यान रखना ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 फॉलो नहीं कर रहा है, ये AS 10 का वायलेशन कर रहा है, हम लिख देंगे अपनी ऑडिट रिपोर्ट में। मेरी बात आ रही है समझ में? इसका मतलब ये हुआ सीए इंस्टीट्यूट ने, क्योंकि सीए इंस्टीट्यूट के पास पावर नहीं है प्रोपराइटरशिप और पार्टनरशिप को मजबूर करने की, पावर तो है नहीं, तो उसने इनडायरेक्ट पावर का इस्तेमाल किया। उसने चार्टर्ड अकाउंटेंट को बोला कि तुम अपनी ऑडिट रिपोर्ट में लिखना, ये तुम्हारे लिए कंपलसरी है। तो कंपलसरी किसके लिए हुआ? चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए, एंटिटी के लिए कंपलसरी नहीं है। ठीक है, अब आगे सुनो। एक बात और मेरे दिमाग में आती है कि मान लो अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में लिखा हुआ कोई प्रावधान किसी कानून के विरुद्ध है, जैसे मान लो कंपनीज एक्ट है, कंपनीज एक्ट में नियम बोला कि इस चीज की अकाउंटिंग ऐसे करनी है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने बोला नहीं नहीं अकाउंटिंग ऐसे करनी है। अब आप मुझे बताइए किसकी बात मानी जाएगी? किसकी? कंपनीज एक्ट में बोला अकाउंटिंग ऐसे करनी है, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो कुछ और बोल रहा है नहीं नहीं अकाउंटिंग ऐसे करनी है। बताओ दोनों में से किसकी बात मानी जाएगी? किसकी बात मानी जाएगी? ये ध्यान रखना, बात मानी जाएगी कंपनीज एक्ट की। क्यों? क्योंकि कंपनीज एक्ट के प्रावधान एक्ट से, एक्ट की पावर से पैदा हो रहे, और भैया सीए इंस्टीट्यूट के जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैं उनमें ऐसी कोई लीगल पावर नहीं है, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के लिए सीए इंस्टीट्यूट के पास में कोई लीगल पावर नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है जो सीए इंस्टीट्यूट के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो कभी भी किसी लॉ को ओवरराइड नहीं कर सकते। तो ध्यान रखना, लॉ कम्स फर्स्ट, ठीक है, देन कम्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। मेरी बात समझ में आ रही है? मतलब मेरी बात को समझो, ऐसा है हमारे देश में सबसे ऊपर रहेगा लॉ, मतलब कानून में जो बात लिख दी वो सबसे ऊपर है, उसके बाद में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, और उसके बाद में गाइडेंस नोट्स। ठीक है, गाइडेंस नोट्स क्या है? कुछ ऐसे मुद्दे हैं जहां पर सीए इंस्टीट्यूट ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू नहीं किए, ठीक है, वहां पर सीए इंस्टीट्यूट ने गाइडेंस नोट इशू किए हैं कि भाई अकाउंटिंग इस प्रकार से की जाए तो बेहतर होगा। ठीक है, तो हमारा जो एप्लीकेबिलिटी है वो इस तरीके से चलेगी, सबसे ऊपर कानून है, कानून को कोई ब्रेक नहीं कर सकता। देन उसके बाद में जहां कानून नहीं है वहां पे आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बात सुनोगे, और जहां अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं है वहां पर आप गाइडेंस नोट की बात सुनोगे। क्लियर है बात? अच्छा, अब क्वेश्चन आता है कि सर ये बताओ, मैंडेटरी बाय द प्रोविजंस ऑफ लॉ एप्लीकेबल टू द एंटिटी। ये बोल रहे साहब ये बताओ कि अगर किसी एंटिटी के ऊपर कोई कानून लगता है और उस कानून ने अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना दिए,
तो फिर क्या उस एंटिटी को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन से वाले फॉलो करने हैं, लॉ वाले कि आईसीआई वाले? सिंपल लॉजिक है, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा बेटा। सिंपल सी बात है, अभी अभी मैंने आपको बताया लॉ सबसे ऊपर है। तो अगर किसी एंटिटी के ऊपर कोई लॉ एप्लीकेबल है और उस लॉ ने उस एंटिटी के लिए अलग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना दिए, तो बेटा उस एंटिटी को वही वाले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करने पड़ेंगे, आईसीआई वाले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो नहीं कर सकते। लेकिन हां, अगर लॉ ने अलग से कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं बनाए तो फिर आईसीआई वाले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको फॉलो करने हैं। अब मैं आपको इसका पॉइंट समझाता हूं, जरा ध्यान से सुनना। ये बताओ सभी कंपनीज के ऊपर कौन सा एक्ट लगता है? कंपनीज एक्ट 2013। जितनी भी बैंकिंग कंपनीज हैं उनके ऊपर लगता है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, ठीक है। और जितनी भी इंश्योरेंस कंपनीज हैं उनके ऊपर लगता है इंश्योरेंस एक्ट। डन। अब आप मुझे बताइए कि अगर बैंकिंग कंपनीज के लिए बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट लगता है और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ने सारी बैंकिंग कंपनीज के लिए अलग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू कर दिए, तो ध्यान रखना बैंकिंग कंपनी के ऊपर आईसीआई वाले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल नहीं होंगे। वहां पर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू हो रहे हैं वो एप्लीकेबल रहेंगे। इंश्योरेंस कंपनीज के लिए अगर इंश्योरेंस एक्ट में कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू हो गए तो वो वाले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल रहेंगे, ये वाले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल नहीं रहेंगे। अब मेरी बात को सुनना, जो हमारा कंपनीज एक्ट है, अब जरा इसकी बात करते हैं क्योंकि कंपनीज एक्ट से रिलेटेड ये बड़ा जोरदार प्रावधान है और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे सीए इंस्टीट्यूट ने इस प्रावधान के लिए बड़ी लंबी लड़ाई लड़ी है और ये लड़ाई जो है वो सीए इंस्टीट्यूट की अस्तित्व की लड़ाई मानी गई थी। सर ये क्या लड़ाई थी, मैं बताता हूं। हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, कंपनीज एक्ट 2013 में ये सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर मिली कि सेंट्रल गवर्नमेंट सभी कंपनीज के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डेवलप कर सकती है। मेरी बात को सुना। अब पॉइंट ये आया जब सीए इंस्टीट्यूट ने इस प्रोविजन को देखा कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि सारी कंपनीज के लिए अलग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू कर सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट, तो सीए इंस्टीट्यूट जो है उसके कान खड़े हो गए, सारे काउंसिल मेंबर्स के कान खड़े हो गए। क्यों? क्योंकि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट अगर एक और अथॉरिटी बना देती भारत में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के डेवलपमेंट के लिए, तो ऑब्वियस बात है सीए इंस्टीट्यूट के अस्तित्व पे खतरा पैदा हो जाता। क्यों? क्योंकि सीए इंस्टीट्यूट भारत की अकाउंटिंग बॉडी है और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू करने का प्राइमरी राइट सीए इंस्टीट्यूट के पास होना चाहिए था, जो उठ करके सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चला गया। सेंट्रल गवर्नमेंट ने गठन किया एक और बोर्ड का जिसका नाम रखा नाकास, ठीक है। अब जो पावर है वो पावर ये रही कि सेंट्रल गवर्नमेंट नाकास की रिकमेंडेशन पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नोटिफाई कर सकती है जो कि कंपनीज को फॉलो करना कंपलसरी रहेगा, सारी की सारी कंपनीज को फॉलो करना कंपलसरी रहेगा। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर थी। बाद में नाकास को डिसॉल्व कर दिया गया, अब नाकास की जगह नेफ्रा आ गया है, ठीक है। अब आपको मैं बता दूं, नेफ्रा के आने के बाद में सिचुएशन बहुत बदल गई है। अभी भी हमारे ऊपर ये डर मौजूद है कि नेफ्रा जो है वो किसी ना किसी दिन अलग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लेकर आ जाएगी कंपनीज के लिए और तब हमारी अस्तित्व पे खतरा पैदा हो जाएगा। मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो है उनके अस्तित्व पे खतरा पैदा हो जाएगा जब इनके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अलग से आ जाएंगे। पहले कौन सी एजेंसी, पहले कौन सा बोर्ड था? नाकास। अब कौन सा है? नेफ्रा, NFRA, ठीक है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो सब, इधर सीए इंस्टीट्यूट की जो पूरी लॉबी है, सारी की सारी काउंसिल मेंबर्स की जो लॉबी है, उस लॉबी ने सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डाला कि देखो अगर आप देश में दो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लेकर के आओगे, एक हमने इशू कर रखे हैं, एक आप अपने अलग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लेकर के आ जाओगे तो ये केओस की सिचुएशन हो जाएगी, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट से सीए इंस्टीट्यूट ने बोला आप बताइए आपको हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में क्या परेशानी है, आप किस तरह का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लेना चाहते हो, आपको हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के कौन से प्रोविजन में दिक्कत है, हम अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को आपके रिकमेंडेशन के मुताबिक बदल लेंगे, पर आप नए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लेकर के मत आओ। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर जो सीए इंस्टीट्यूट ने प्रेशर डाला वो प्रेशर काम कर गया और सीए जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने नेफ्रा की रिकमेंडेशन पे जो सारे के सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थे आईसीआई वाले, उन्हीं को कंपनीज एक्ट में नोटिफाई कर दिया। अब समझो, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास दो पावर थी। सेंट्रल गवर्नमेंट
अपने अलग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ला सकती थी कंपनीज के लिए, और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो सीए इंस्टीट्यूट वाले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को भी अडॉप्ट कर सकती थी। तो सीए इंस्टीट्यूट ने जो लॉबिंग की और सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डाला, उसका फायदा सिर्फ ये हो गया कि भैया अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने नेफ्रा की रिकमेंडेशन पे जो आईसीआई के द्वारा इशू किए गए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उन्हीं को कंपनीज के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के रूप में अडॉप्ट कर लिया है। इसका मतलब यह हुआ कि जो हमारे आईसीआई वाले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैं वही कंपनीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल्स में नोटिफाइड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। अरे नहीं आया समझ में? मतलब जो आईसीआई के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उन्हीं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को सेंट्रल गवर्नमेंट ने नेफ्रा की रिकमेंडेशन पे नोटिफाई कर दिया, और अब कंपनीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोला जाए तो भी वही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, और आईसीआई के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोला जाए तो भी वही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। अब ध्यान से सुनना, अगर हमारा सीए इंस्टीट्यूट कोई भी नया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लाएगा तो वो नया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा अनटिल एंड अनलेस कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा वो नोटिफाई किया जाए। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? बट दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अब जो नेफ्रा है, नेफ्रा के आने के बाद में एक चेंज तो ये हुआ है कि पहले अगर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट मिसकंडक्ट करता था, मिसकंडक्ट मतलब अगर उसने कोई गलत रिपोर्ट पे साइन कर दिया, कोई गलत रिपोर्ट दे दी या नेग्लिजेंस कर दी, मतलब प्रॉपर्ली ऑडिट नहीं की, तो ये सारे केसेस कहाँ जाते थे? सीए इंस्टीट्यूट की जो कमिटी है उसके पास, एक्शन लेने वाली जो कमिटी है उसके पास जाते थे। ठीक है, लेकिन अब चेंज ये आ रहा है कि अब जितने भी ये केसेस होंगे जिसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट की नेग्लिजेंस होगी या चार्टर्ड अकाउंटेंट फ्रॉड में इन्वॉल्व होगा, वो जाएगा नेफ्रा के पास में। ठीक है, तो पहले तो क्या होता था, काउंसिल मेंबर सारे अपने ही हैं। अब जयपुर से जो काउंसिल मेंबर हैं वो हमारे मिलने वाले लोग हैं, और मिलने वाले लोग हैं तो काउंसिल में बैठा हुआ आदमी अगर हमारा खुद का आदमी है और उसको आगे इलेक्शन लड़ना है, और आगे इलेक्शन लड़ना है तो उसे आगे हमारे सपोर्ट की जरूरत है, तो ऑब्वियस सी बात है वो हमारे अगेंस्ट डिसीजन ही नहीं होने देगा। हाँ कि ना? डिसिप्लिनरी कमिटी जो है उसमें काउंसिल मेंबर ही तो हैं, वो हमारे अगेंस्ट डिसाइड ही नहीं करते थे, केस लंबे चलते रहते थे और मामूली 10-10, 15-15 हजार की, 50-50 हजार की पेनल्टी लगाकर माफ कर देते थे। तो अब ये जो मैटर है ये नेफ्रा के पास जा रहा है। अब नेफ्रा पे तो कोई कंट्रोल है नहीं, ये तो कोर्ट की तरह हो गया, और वहां पर अब लंबी सजाएं जो हैं वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को मिलने लगेंगी। दिस इज अ बिग चेंज जो अभी देश में आ रहा है। नंबर 2, दोस्तों अभी जो हम लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ रहे हैं ये सारे पुराने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जो आज की तारीख में एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, अब भारत में एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो हैं वो है इंड एएस। सर ये इंड एएस क्या है? आपको मालूम होगा कि पूरी दुनिया में अब अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड सारे देशों में सेम हो गए हैं। इसका मतलब अब आप अमेरिका की किसी कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट उठाकर भारत की किसी भी कंपनी से कंपेयर कर पाओगे, क्योंकि अमेरिका वाली कंपनी भी वही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो कर रही है जो भारत वाली कंपनी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो कर रही है। बच्चे बोलते हैं सर ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया दोस्तों क्योंकि अगर भारत वाली कंपनी, भारत में जो कंपनी व्यापार कर रही है, अगर वो अपना शेयर अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करवाना चाहती है, अगर वो अमेरिका में अपने शेयर इशू करना चाहती है, तो प्रॉब्लम ये होती थी कि इंडिया वाली कंपनी को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रांसलेट करने पड़ते थे अमेरिकन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के, जिसे बोलते थे यूएस गैप। तो अमेरिकन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो थे यूएस गैप, उनके अकॉर्डिंग ट्रांसलेट करने पड़ते थे, बदलने पड़ते थे, और बदलने के बाद में सिचुएशन ऐसी हो जाती थी कि जो कंपनी भारत में करोड़ों रुपए के प्रॉफिट में है, वो अमेरिकन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में यूएस गैप के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब कन्वर्ट करते थे तो वो कंपनी लॉस में बदल जाती थी। तो पॉइंट ये था कि जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है उसकी क्रेडिबिलिटी पे डाउट हो जाता था कि भारत में जो कंपनी 100-100, 200 करोड़ का प्रॉफिट दिखा रही है वो अमेरिकन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में ट्रांसलेट करते ही, बदलते ही वो 200 करोड़ का घाटा दिखा रही है। तो ये तो बड़ा अजीब हो जाता था, ये तो बड़ी परेशानी हो जाती थी। मतलब इंडियन इन्वेस्टर का तो दिमाग खराब हो जाएगा कि यार मैंने इस कंपनी में 200 करोड़ का प्रॉफिट देख के पैसा लगा दिया, पर असल में जब अमेरिकन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग इसको चेंज किया तो वहां पे तो लॉस दिख रहा है, मतलब ये कंपनी फेक है। प्रॉब्लम थी। तो क्योंकि अब दुनिया एक ग्लोबल मार्केट है, पूरी दुनिया एक सिंगल मार्केट बन चुकी है, तो यहां पर पूरी दुनिया में एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होना जरूरी था। क्योंकि आजकल बड़ी बड़ी कंपनीज, इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज है जो दुनिया के हर देश में अपना व्यापार कर रही हैं, और दुनिया के अगर हर देश में व्यापार कर रही हैं तो ऑब्वियस बात है हर जगह पर उनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट
बनाने होंगे, और हर जगह के फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर अलग अलग अकाउंटिंग पॉलिसी के मुताबिक बनाए जाएंगे तो बाद में सबको जोड़ना, सबको मैच करना, कंसोलिडेट करना असंभव कार्य हो जाएगा। इसलिए पूरी दुनिया में अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेम बना दिए गए हैं, जिन्हें बोलते हैं IFRS। क्या बोलते हैं? IFRS। ठीक है। अब मैं आपको बताऊं, आपको जानकर के बड़ी शर्म आएगी कि भारत ने IFRS को काफी लेट अडॉप्ट किया। आपको बताएं, भारत से पहले ये IFRS को अडॉप्ट करने वाला देश था पाकिस्तान। भारत से पहले पाकिस्तान ने IFRS को अडॉप्ट किया है। अब आप बोलेंगे सर ऐसा, सर पाकिस्तान हमसे आगे है। आगे नहीं है बेटा, पाकिस्तान के पास कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड खुद के तो थे ही नहीं। तो पाकिस्तान के पास खुद के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं थे, तो उन्होंने तो देखा कि चलो तैयार माल अपने को मिल रहा है बिना मेहनत के, तो उन्होंने तो भारत से पहले अडॉप्ट कर लिया था। लेकिन भारत ने बोला साहब हमारे देश के कानून वगैरह कुछ अलग हैं और हम IFRS को एज इट इज अडॉप्ट नहीं कर सकते, तो हमने IFRS से मिलते जुलते अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लाए, और IFRS से मिलते जुलते जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हम लोग लेकर के आए उनका नाम हमने रखा इंड AS। क्या रखा? इंड AS। ये ध्यान रखना, ये जो इंड AS हैं ये 98% वही IFRS हैं। 2% जो है वो चेंज किया गया है भारत में मौजूद कानूनों की वजह से। मान लो IFRS में कोई ऐसी बात लिखी है जो भारत के किसी कानून से मैच नहीं करती, तो ऑब्वियस सी बात है आपको IFRS को बदलना पड़ेगा ताकि दोनों के बीच में डिस्प्यूट ना हो। तो हमने IFRS में मामूली से चेंजेस करके अपने भारत के IFRS निकाले, जिसका नाम हमने क्या रखा? इंड AS। ठीक है, ये ध्यान रखना IFRS में और इंड AS में बड़े डिफरेंसेस नहीं है, छोटे डिफरेंसेस हैं, और वो भी क्यों? क्योंकि भारत में लागू कानून डिफरेंट है। क्लियर है मेरी बात? अब मैं तुमको बता दूं कि जितने भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तुम इंटर में पढ़ के जा रहे हो, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तुम्हारे कोई भी काम नहीं आएंगे CA फाइनल में। क्यों नहीं काम में आएंगे? क्योंकि CA फाइनल के कोर्स में अब इंड AS है। ठीक है, ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तुम पढ़ रहे हो ये CA फाइनल के कोर्स में है ही नहीं। CA फाइनल के कोर्स में सिर्फ इंड AS है। ठीक है, खैर जो भी है। चलिए दोस्तों, अब जरा कंपनीज एक्ट की बात कर ली जाए। जरा ध्यान से देखें, जरा मुझे ये बता दो जो अभी अभी मैंने बात समझाई। कंपनीज एक्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी गई थी। सेंट्रल गवर्नमेंट ने पावर का इस्तेमाल किया नेफ्रा की रिकमेंडेशन पे, और CA इंस्टीट्यूट के द्वारा इशू किए गए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को कंपनीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के रूप में नोटिफाई कर दिया। ठीक है, तो आप मुझे बताइए, क्या जो कंपनीज एक्ट, अगर कोई बोलता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एज पर कंपनीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल्स, तो उसका मतलब भी क्या है? ICAI वाले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। क्यों? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कंपनीज एक्ट के लिए अलग से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू नहीं किए, CA इंस्टीट्यूट वाले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को ही नोटिफाई कर दिया है। क्लियर बात? अच्छा, अब क्वेश्चन आता है कंपनी के ऊपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को मैंडेटरी कैसे किया गया। सुनो, ध्यान से पढ़ना। सेक्शन 129(1) ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 रिक्वायर्स कंपनीज टू रिप्रेजेंट their financial statement in accordance with accounting standard notified under section 133 of Companies Act 2013। बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नोटिफाई करने की पावर कहां से आ रही है? सेक्शन 133 से। तो सेक्शन 133 की पावर का इस्तेमाल करके सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कंपनीज के लिए नोटिफाई किए हैं वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करना हर कंपनी के लिए मैंडेटरी है। ठीक, अच्छा, अब ऑडिटर के ऊपर भी जिम्मेदारी डाली गई है। द ऑडिटर इज रिक्वायर्ड बाय सेक्शन 143(3)(e) टू रिपोर्ट वेदर इन हिज ओपिनियन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी ऑडिटेड कंप्लाई विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रेफर्ड टू इन सेक्शन 133 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। बेटा सेक्शन 143(3) में, सेक्शन 143(3)(e) में चार्टर्ड अकाउंटेंट को, ऑडिटर को यह जिम्मेदारी दी गई है कि भैया आपको चेक करके बताना है कि कंपनी ने नोटिफाइड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो किए हैं या नोटिफाइड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो नहीं किए, ये आपको बताना पड़ेगा। क्लियर है बात? ये आपको बताना पड़ेगा। क्लियर है मेरी बात? ठीक है, तो आपको अपनी ऑडिट रिपोर्ट में ये मेंशन करना पड़ेगा कि फॉलो किया है या नहीं किया है। अच्छा सुनो, अब मान लो अगर किसी कंपनी ने
अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो नहीं किया तो कंपनी के ऊपर क्या जिम्मेदारी डाली गई कि अगर आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो नहीं किया तो आपको नोट्स टू अकाउंट्स में बताना पड़ेगा कि आपने कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो नहीं किया, क्यों नहीं किया, मतलब समझ रहे हो, कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वायलेट किया है ये बताओ, क्यों वायलेट किया है इसका रीजन बताओ, डिविएशन बताओ, मतलब जो अकाउंटिंग होनी चाहिए थी और जो आपने अकाउंटिंग की है दोनों के बीच का जो फर्क है डिविएशन, वो डिविएशन बताओ, और उस डिविएशन से आपके प्रॉफिट पर और आपकी एसेट लायबिलिटी पर कितने अमाउंट का इफेक्ट पड़ा है वो अमाउंट भी आपको बताना है। मतलब आपको बताना है कि आपने क्या वायलेशन किया है, क्यों किया है, ठीक है, कितना फर्क उससे आ रहा है आपके प्रॉफिट लॉस पर, आपको ये सारी बातें डिस्क्लोज करनी पड़ेंगी। क्लियर है बात? देखो, where the financial statement of a company do not comply with accounting standard, the company should disclose in its financial statement the deviation from the accounting standard। मतलब आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के विपरीत क्या किया है वो बताओ, the reasons for such deviation, आपने ये डिविएशन क्यों किया है, आपने डिफरेंट अकाउंटिंग क्यों की है वो बताओ, and the financial effect if any arising from such deviation as per section 129(5) of the Companies Act 2013। तो बेटा आपको यह भी बताना है कि इस डिविएशन से आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर कितने अमाउंट का इफेक्ट पड़ा है, आपको वो भी बताना है। लेकिन सुनो, ध्यान से सुनना, मान लो अगर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में बैंकिंग कंपनी को कुछ जानकारियां डिस्क्लोज करने से मना किया हुआ है, जैसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट की डिटेल बैंकिंग कंपनी डिस्क्लोज नहीं कर सकती, मान लो, तो आप मुझे बताइए क्या ये एएस का वायलेशन माना जाएगा? नहीं, नहीं। जिस कंपनी के ऊपर कोई दूसरा कानून भी एप्लीकेबल है, वो कंपनी अगर ऐसा डिस्क्लोजर नहीं करती जो उसको उस कानून में नहीं मांगा गया है, तो इसे एएस का वायलेशन नहीं माना जाएगा। समझ में आ रही मेरी बात? जरा सुनो, जैसे इन केस ऑफ इंश्योरेंस कंपनी एनी मैटर विच इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी डिस्क्लोज्ड बाय इंश्योरेंस एक्ट, मतलब एक इंश्योरेंस कंपनी कोई ऐसी बात डिस्क्लोज नहीं कर रही है जो इंश्योरेंस एक्ट में उसे डिस्क्लोज करने के लिए नहीं बोला गया है, तो भैया फिर ये वायलेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं है। इन केस ऑफ बैंकिंग कंपनी एनी मैटर विच आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी डिस्क्लोज्ड बाय बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, अगर बैंकिंग कंपनी को कोई डिस्क्लोजर देने से बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में मना किया हुआ है, ठीक है, या बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में मांगा नहीं गया है, तो भैया ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का वायलेशन नहीं माना जाएगा। बेटा जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज हैं वो उनके ऊपर कौन सा कानून लगता है? इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003। तो बेटा उन कंपनीज ने अगर ऐसा कोई डिस्क्लोजर नहीं दिया जो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में मांगा नहीं गया है या मना किया गया है, तो ये भी एएस का वायलेशन नहीं माना जाएगा। क्लियर है बात? अच्छा बेटा बात समझ में आ गई? सेक्शन 129 में, सेक्शन 129(1) में कंपनीज को यह बोला गया है कि सेक्शन 133 में पावर का इस्तेमाल करके सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नोटिफाई किए हैं वो हर कंपनी को फॉलो करना कंपलसरी है, ठीक है। और सेक्शन 143(3)(e) में ऑडिटर को यह रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि उसे अपनी ऑडिट रिपोर्ट में मेंशन करना पड़ेगा कि इस कंपनी ने सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो किए हैं या नहीं किए हैं। सेक्शन 129 ये भी कहता है कि अगर किसी कंपनी ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो नहीं किए तो उसे बताना पड़ेगा कि क्या डिविएशन है, क्यों उसने डिविएशन किया है, और उस डिविएशन का फाइनेंशियल इंपैक्ट हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर क्या पड़ रहा है, ये सारी बातें आपको डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप कंपनी के ऊपर कोई दूसरा कानून एप्लीकेबल है और वो दूसरा कानून डिस्क्लोजर करने से रोकता है तो फिर ये वायलेशन नहीं माना जाएगा। क्लियर है बात? अच्छा जी, अब ये वाली बात मैं ऑलरेडी आपके साथ में डिस्कस कर चुका हूं। व्हेन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर नॉट मैंडेटरी फॉर द एंटिटी बाय एनी लॉ एप्लीकेबल टू इट, मतलब जैसे प्रोपराइटरशिप है उसके ऊपर ऐसा कोई कानून एप्लीकेबल नहीं है जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करने के लिए बाध्य करता हो। पार्टनरशिप फर्म के ऊपर ऐसा कोई भी कानून नहीं है जो पार्टनरशिप फर्म को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करने के लिए बाध्य करता हो। तो क्या होगा? तो मैंने आपको बताया कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड
चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए मैंडेटरी होंगे। चार्टर्ड अकाउंटेंट को अपनी ऑडिट रिपोर्ट में ये लिखना पड़ेगा कि ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का वायलेशन हो रहा है। अगर कोई भी प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप, अगर कोई भी जिसके ऊपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किसी कानून के तहत एप्लीकेबल नहीं है, वो अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का वायलेशन करती है तो सीए इंस्टीट्यूट उसको नहीं रोक सकता। लेकिन अगर उसकी ऑडिट किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट ने की है तो चार्टर्ड अकाउंटेंट की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपनी ऑडिट रिपोर्ट में लिखेगा कि भैया इस कंपनी ने ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो नहीं किया है। क्लियर है बात? अच्छा, अब दूसरी बात आती है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू करने की पावर इनकम टैक्स एक्ट में भी है। हाँ जी, इनकम टैक्स एक्ट में भी है। अब सेक्शन 145 पढ़ा है आपने, बिजनेस एंड प्रोफेशन में पढ़ते हैं अपन इसे, ठीक है। वैसे तो 145 आगे का सेक्शन है, लेकिन जो अपन मेथड ऑफ अकाउंटिंग पढ़ते हैं वो सेक्शन 145 आमतौर पे बिजनेस एंड प्रोफेशन में ही सारे टीचर पढ़ाते हैं, ठीक है। सेक्शन 145(2) में सेंट्रल गवर्नमेंट को इनकम टैक्स एक्ट में ये पावर दी गई है कि वो इनकम कंप्यूटेशन एंड डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड इशू कर सकता है। बेटा समझ रहे हैं? और ये पावर कहां से मिल रही है? इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 145(2) से। आ रही बात समझ में? अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस पावर का इस्तेमाल किया और सेंट्रल गवर्नमेंट ने पावर इस्तेमाल करके ये 10 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू कर दिए। कितने? 10। और बेटा ये जो 10 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इनकम टैक्स में इशू किए गए हैं, बेटा इन्हें बोलते हैं आईसीडीएस। क्या बोलते हैं? आईसीडीएस, इनकम कंप्यूटेशन एंड डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड्स, आईसीडीएस, ठीक है। और सीए इंस्टीट्यूट और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इसने ये 10 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू किए हैं इस पावर का इस्तेमाल करके। इसका मतलब ये हुआ कि बेटा अब आप अगर इनकम टैक्स एक्ट लगा रहे हो तो इनकम टैक्स एक्ट लगाते टाइम ध्यान रखना आपको सीए इंस्टीट्यूट वाली जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है ये भी फॉलो करने हैं, और इनकम टैक्स एक्ट में जो आईसीडीएस प्रिस्क्राइब किए गए 10 आपको वो भी फॉलो करने हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं ये आईसीडीएस आपको पढ़ने को मिलेंगे सीए फाइनल में इनकम टैक्स में। जब आप सीए फाइनल में डीटी की ट्यूशन लोगे, डायरेक्ट एक्सेस की ट्यूशन लोगे, तो वहां पर आपको आईसीडीएस पढ़ाई जाएंगे। अभी अकाउंट्स के कोर्स में ये आईसीडीएस आपके कोर्स में शामिल नहीं है, ठीक है। एक और बात ध्यान रखना बेटा कि ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है ये सारे के सारे असेसीज के ऊपर एप्लीकेबल है। प्लीज बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा। सेक्शन 145(2) एम्पावर सेंट्रल गवर्नमेंट टू नोटिफाई इन ऑफिशियल गजेट from time to time income computation and disclosure standard to be followed by any class of assessee or in respect of any class of income। मतलब ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किसी भी क्लास ऑफ असेसी पर या किसी भी हेड ऑफ इनकम पे एप्लीकेबल किए जा सकते हैं। अरे समझ में आ रही है क्या? मतलब इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, इसका मतलब ये हुआ कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो आईसीडीएस किसी भी कैटेगरी ऑफ असेसी पर एप्लीकेबल कर सकती है। मतलब इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, प्रोप्राइटर, वो पार्टनरशिप फर्म, एओपी, बीओआई, किसी के ऊपर भी एप्लीकेबल कर सकती है। अकॉर्डिंगली द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर कन्फर्ड अंडर सेक्शन 145(2) notified 10 income computation and disclosure standard ICDS to be followed by all assessees। देखो बेटा अभी जो ICDS इशू किए हैं ये सारे के सारे असेसीज के लिए एप्लीकेबल है, सिवाय अदर देन एन इंडिविजुअल और HUF who is not required to get his accounts for the previous year audited in accordance with the provisions of section 44 AB। लेकिन बेटा इसमें उन इंडिविजुअल और HUF को छूट दी गई है जिन्हें अपने अकाउंट्स की ऑडिट करवाना कंपलसरी नहीं है, ठीक है। तो बेटा जिन इंडिविजुअल और जिन HUFs को ऑडिट करवाना कंपलसरी नहीं था प्रीवियस ईयर के अकाउंट्स, उनके ऊपर आईसीडीएस एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। लेकिन सुनो, फॉलोइंग द मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग for the purpose of computation of income chargeable to income tax under the head profits and gains of
बिजनेस एंड प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस फ्रॉम असेसमेंट ईयर 17-18। अब ध्यान से सुनो बेटा, ये ध्यान रखना, ये आईसीडीएस सिर्फ उन्हीं असेसीज के ऊपर एप्लीकेबल है जो मर्केंटाइल सिस्टम फॉलो करते हों और जिनकी बिजनेस एंड प्रोफेशन या इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस की इनकम आती हो। ठीक है, सिर्फ उन्हीं के ऊपर ये एप्लीकेबल है। आ रही है बात समझ में? बेटा एक बात मुझे बताओ कि अगर कोई भी जना कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करता है तो क्या उसके ऊपर आईसीडीएस एप्लीकेबल है? नहीं। मर्केंटाइल सिस्टम फॉलो करते हो तो एप्लीकेबल है। अगर किसी आदमी की जो इनकम है वो सैलरी हेड से हो रही है, हाउस प्रॉपर्टी से हो रही है, कैपिटल गेन से हो रही है, तो क्या उसके ऊपर आईसीडीएस लगाना कंपलसरी है? नहीं। सिर्फ उन्हीं लोगों को आईसीडीएस लगाना कंपलसरी रहेगा। आईसीडीएस एप्लीकेबल उन्हीं असेसीज के ऊपर होगा जिनके पास बिजनेस एंड प्रोफेशन और अदर सोर्सेस की इनकम आ रही है। ठीक है, अच्छा, अब ये 10 आईसीडीएस है, इनके नाम आप लोग एक बार रीड कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, बाकी इसमें हमारे लिए एप्लीकेबल वाली कोई बात नहीं है। लेकिन आपको याद रहेगा, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, बताइए आईसीडीएस जो है उसकी एप्लीकेबिलिटी पे एक शॉर्ट नोट लिखिए। तो आप बोलेंगे कि भैया सेंट्रल गवर्नमेंट को सेक्शन 145(2) में पावर मिली थी कि वो आईसीडीएस नोटिफाई कर सकता है इनकम टैक्स एक्ट 1961 के एप्लीकेबल के पावर के थ्रू, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस पावर का इस्तेमाल करके 10 आईसीडीएस जो हैं वो इशू कर रखे हैं। कितने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू कर रखे हैं? आईसीडीएस कितने इशू कर रखे हैं? 10। ठीक है, अब ये जो 10 आईसीडीएस इशू कर रखे हैं ये मैंडेटरी किस पर है? ये सारे उन सारे के सारे असेसीज के ऊपर मैंडेटरी हैं जो मर्केंटाइल सिस्टम फॉलो करते हैं और जिनके पास इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन या इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के हेड में इनकम आ रही है। ठीक है, लेकिन ये एप्लीकेबल नहीं रहेंगे उन इंडिविजुअल और एचयूएफ के ऊपर जिन्हें अपने अकाउंट्स की ऑडिट करवाना कंपलसरी नहीं था प्रीवियस ईयर के लिए। क्लियर है बात? चलो अब सुनो, अब जरा ध्यान से समझना। सीए इंस्टीट्यूट ने अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की एप्लीकेबिलिटी के लिए जो एंटिटीज है उनको 3 कैटेगरी में बांटा, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। मतलब लेवल 1 बिग एंटिटीज, लेवल 2 मीडियम एंटिटीज और लेवल 3 स्मॉल एंटिटीज। तो जो हमारा आईसीएआई है उसने एंटिटीज को 3 कैटेगरी में बांटा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की एप्लीकेबिलिटी के लिए। बेटा इसमें जो लेवल 1 वाली एंटिटीज हैं उनके लिए सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फुल्ली मैंडेटरी हैं, लेकिन लेवल 2 और लेवल 3 वाली एंटिटीज को कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को एप्लीकेबल करने से छूट दी गई है और कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट कम की गई है। लेवल 2 और लेवल 3 के लिए डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट कम की गई है कि भैया ये मीडियम और स्मॉल एंटिटीज हैं तो इन्हें ये सारी डिस्क्लोजर करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो सीए इंस्टीट्यूट ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की एप्लीकेबिलिटी के लिए एंटिटीज को 3 कैटेगरी में बांटा, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। सुनना, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। दोबारा बोलो, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। अब सुनो मेरी बात, इधर 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 इधर। लेवल 1 में रखा बड़ी एंटिटीज, लेवल 2 में मीडियम, लेवल 3 में स्मॉल। लेवल 1 के ऊपर पूरे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 100% एप्लीकेबल है, लेकिन लेवल 2, लेवल 3 पर कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल नहीं है और कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट से छूट दी गई है कि भैया छोटी एंटिटी है, इसको इतने सारे डिस्क्लोजर करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन बेटा अब आपको मालूम है सेंट्रल गवर्नमेंट ने कंपनीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अलग बनाने थे, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने कंपनी के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अलग बनाने की बजाय सीए इंस्टीट्यूट वाले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को नोटिफाई कर दिया। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने कंपनीज एक्ट में एंटिटीज को, मतलब कंपनीज को 2 ही कैटेगरी में डिवाइड किया। पहला लेवल 1 और दूसरा लेवल 2 और लेवल 3 को एक ही कैटेगरी में रखा है। मेरी बात समझ में आ रही है? इसका मतलब जो कंपनीज हैं उन्हें 2 कैटेगरी में बांटा गया, नॉन एसएमसी, एसएमसी। एसएमसी मतलब स्मॉल एंड मीडियम कंपनीज, नॉन एसएमसी मतलब जो ना तो स्मॉल है ना मीडियम है, नॉन स्मॉल एंड मीडियम एंटिटीज मतलब ना तो स्मॉल है ना मीडियम है, मतलब लार्ज कंपनीज, बड़ी कंपनीज। तो सीए जो कंपनीज एक्ट है इसमें कंपनीज को 2 कैटेगरी में बांटा गया है, नॉन एसएमसी और एसएमसी। नॉन एसएमसी कौन सी है? बड़ी एंटिटीज। एसएमसी कौन सी है? मीडियम एंड
स्मॉल कंपनीज। अरे समझा क्या? इसका मतलब एक बात ये समझना कि जो मैं अभी तुम्हें पढ़ाऊंगा लेवल 1 एंटिटीज, कंपनीज एक्ट में उसे बोलेंगे नॉन एसएमसी, ठीक। और यहां जो मैं पढ़ाऊंगा लेवल 2 और लेवल 3 एंटिटीज, उसे वहां मिलाकर क्या बोलेंगे? एसएमसी, स्मॉल एंड मीडियम कंपनीज। अरे नहीं समझा क्या? मेरी बात समझ में आ रही है? लेवल 1 एंटिटीज और नॉन एसएमसी के ऊपर सब कुछ एप्लीकेबल है, पूरे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पूरी तरीके से एप्लीकेबल है, लेकिन लेवल 2 लेवल 3 एंटिटीज को छूट दी गई है, उधर एसएमसी को छूट दी गई है। मेरी बात समझ में आ रही है? सबसे पहले मैं तुम्हारे साथ में बात करूंगा सीए इंस्टीट्यूट की। अच्छा एक बात हो, कंपनीज के लिए तो कंपनीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल है, तो सीए इंस्टीट्यूट वाले रूल किसके ऊपर एप्लीकेबल है? नॉन कंपनी के ऊपर। तो ध्यान से पढ़ो क्या लिखा है। क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज एज डिसाइडेड बाय आईसीएआई। बेटा आईसीएआई ने सिर्फ नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी को क्लासिफाई क्यों किया? क्योंकि कॉर्पोरेट एंटिटी को क्लासिफाई करने का अधिकार किसके पास है? कंपनीज एक्ट के पास में। पक्का? अब सुनो, सबसे बड़ा लेवल 1 एंटिटीज। बेटा लेवल 1 एंटिटीज का मतलब है सीए इंस्टीट्यूट की नजर में ये लार्ज एंटिटीज हैं, ये बड़ी एंटिटीज हैं और इन्हें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का पालन करने से किसी भी प्रकार की छूट नहीं मिलनी चाहिए। अरे समझा क्या? अब जरा सुनो, नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज विच फॉल इन एनी वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज at the end of the relevant accounting period are classified as level 1 entities। अब ध्यान से समझना बेटा, आप लेवल 1 एंटिटी में हो, लेवल 2 एंटिटी में हो या लेवल 3 एंटिटी में हो, ये साल के आखिरी दिन पर देखा जाएगा। मतलब क्या कह रहा है? ये कह रहा है साल के आखिरी दिन पर हम चेक करेंगे कि अगर आपने इन 5 कंडीशन में से अगर आप किसी भी कंडीशन को फुलफिल कर रहे हो, एक या एक से अधिक, अगर एक भी कंडीशन को फुलफिल कर रहे हो तो आप लेवल 1 एंटिटी माने जाओगे। बेटा सुनो, मैंने क्या बोला? हमारा सीए इंस्टीट्यूट बोलता है कि अगर आपने अकाउंटिंग ईयर के एंड पर देखा जाएगा कि अगर उस अकाउंटिंग ईयर में आपने इनमें से किसी भी शर्त को पूरा किया, 5 में से एक भी, तो उस अकाउंटिंग ईयर के लिए आपके ऊपर आप लेवल 1 एंटिटी माने जाओगे। क्लियर है बात? अब कौन सी शर्त? पहली, entities whose equity or debt securities are listed or are in the process of listing on any stock exchange whether in India or outside India। पॉइंट क्या है बेटा? वो सारी की सारी एंटिटीज जो किसी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है या उनकी लिस्टिंग की प्रोसेस जारी है, मतलब अभी लिस्ट हुआ नहीं है, अभी स्टॉक मार्केट में रजिस्टर नहीं हुआ, स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग नहीं हुई, लेकिन लिस्टिंग की प्रोसेस जारी है, तो भी बेटा वो लेवल 1 एंटिटी मानी जाएगी। अरे ध्यान रखना, ये स्टॉक मार्केट, ये स्टॉक एक्सचेंज भारत में हो चाहे भारत के बाहर हो, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। मान लीजिए एक कंपनी है जो भारत की कंपनी है और वो लिस्टेड है यूएस में, यूएस के स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, तो क्या वो लेवल 1 एंटिटी है? हाँ, वो लेवल 1 एंटिटी है। और लेवल 1 एंटिटी क्यों है? क्योंकि यहां पे लिखा है ऑन एनी स्टॉक एक्सचेंज वेदर इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, मतलब भारत के अंदर हो चाहे भारत के बाहर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है बात? अच्छा एक मिनट सुनो, अगर मान लो 31 मार्च को मैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हूं, मैं लेवल 1 एंटिटी हूं। मान लो 31 मार्च को मैंने एप्लीकेशन जमा करवा रखी है लेकिन अभी तक लिस्टिंग हुई नहीं है, तो भी मैं लेवल 1 एंटिटी हूं। क्यों? क्योंकि अगर आप लिस्टेड हो या लिस्टिंग की प्रोसेस में हो तो भी आपको लेवल 1 एंटिटी माना जाएगा। सर ऐसा नियम क्यों? बेटा ऐसा नियम इसलिए क्योंकि जो कंपनी स्टॉक मार्केट में अपना रजिस्ट्रेशन करवा रही है, अपनी लिस्टिंग करवा रही है, वो छोटी कंपनी नहीं हो सकती, और छोटी कंपनी नहीं हो सकती तो ऑब्वियस सी बात है वो लेवल 1 एंटिटी है। नंबर 2, जितने भी बैंक्स हैं, बैंक्स इंक्लूडिंग कोऑपरेटिव बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और एंटिटीज कैरिंग ऑन इंश्योरेंस बिजनेस। बेटा जितने भी बैंक्स हैं, जितनी भी एनबीएफसीज हैं और जितनी भी इंश्योरेंस कंपनीज हैं,
बेटा वो सारी की सारी लेवल 1 एंटिटी मानी जाएंगी। मतलब अगर आपसे पूछा जाए एसबीआई लेवल 1 एंटिटी है, पंजाब नेशनल बैंक लेवल 1 एंटिटी है, आईसीआईसीआई लेवल 1 एंटिटी है, ठीक है, ओरिएंटल इंश्योरेंस लेवल 1 एंटिटी है, ठीक है, कोई भी एनबीएफसी है, कोई भी एनबीएफसी है, जैसे एचडीएफसी हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, वो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, तो एचडीएफसी लिमिटेड जो है वो भी क्या है, वो एनबीएफसी है, वो भी लेवल 1 एंटिटी है। लिखा ना बेटा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। तो बेटा जो भी हमारे बैंक से जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जैसे आरएफसी, रिको, तो जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो, और जितनी भी हमारी इंश्योरेंस कंपनी है वो लेवल 1 एंटिटी मानी जाएंगी, क्योंकि ऑब्वियस बात है ये बिजनेस कोई छोटी मोटी कंपनी कर ही नहीं सकती, ये सिर्फ बड़ी कंपनी ही कर सकती है, ठीक है। ऑल कॉमर्शियल, देखो ये क्या बोल रहा है, ऑल कॉमर्शियल, इंडस्ट्रियल एंड बिजनेस, मतलब इसने सबको कवर कर लिया। देखो कॉमर्शियल हो, इंडस्ट्रियल हो या बिजनेस रिपोर्टिंग एंटिटीज हो, जिनका टर्नओवर एक्सक्लूडिंग अदर इनकम, अदर इनकम का मतलब क्या है कि इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट वगैरह, जिनके बिजनेस की इनकम, जिनका टर्नओवर, टर्नओवर मतलब बिजनेस की इनकम, जिनका टर्नओवर 50 करोड़ रुपए से ज्यादा था इन द इमीडिएटली प्रीसीडिंग अकाउंटिंग ईयर, मतलब जिनका टर्नओवर 50 करोड़ से ज्यादा था पिछले वर्ष में, वो इस साल लेवल 1 एंटिटी माने जाएंगे। अब बड़ी जोरदार बात बताता हूं, सुनना, दिमाग लगाना इस पॉइंट पे। मान लो 2018-19 में मेरा टर्नओवर 60 करोड़ था, ठीक है। मेरा क्वेश्चन यह है क्या 2018-19 में मैं लेवल 1 एंटिटी माना जाऊंगा? दिमाग लगाओ, अगर 2018-19 में मेरा टर्नओवर 50 करोड़ से ज्यादा है, 60 करोड़, तो क्या मैं 2018-19 में लेवल 1 एंटिटी माना जाऊंगा? नहीं 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 नहीं, नहीं माना जाऊंगा। अब सुनो मैं बताता हूं क्यों। अब दिमाग लगाना, यहां लिखा है कि अगर आपका टर्नओवर पिछले साल 50 करोड़ से ज्यादा था तो आप इस साल लेवल 1 एंटिटी माने जाओगे। इसका मतलब अगर पिछले साल मेरा टर्नओवर 60 करोड़ का था तो मैं पिछले साल लेवल 1 एंटिटी नहीं माना जाऊंगा, मैं इस साल लेवल 1 एंटिटी माना जाऊंगा। और मैं आपको बताऊं, मैं अगले साल भी लेवल 1 एंटिटी माना जाऊंगा। सर ऐसा क्यों? क्योंकि आगे मैं नियम तुमको बताऊंगा। हमारे नियम कहते हैं अगर आप पिछले साल लेवल 1 एंटिटी थे तो आप इस साल भी लेवल 1 एंटिटी माने जाओगे, इवन दो आप इस साल लेवल 1 एंटिटी की शर्त को पूरा नहीं करते। मतलब जैसे मान लो करंट ईयर, नेक्स्ट ईयर, अब करंट ईयर में मेरा टर्नओवर है 40 करोड़, तो बेटा अब आप ये समझो पिछले साल मेरा टर्नओवर 60 करोड़ था, करंट ईयर में मेरा टर्नओवर 40 करोड़ है। मेरा क्वेश्चन है तुमसे, ये बताओ क्या मैं करंट ईयर में लेवल 1 एंटिटी माना जाऊंगा? क्या मैं प्रीवियस ईयर में लेवल 1 एंटिटी माना जाऊंगा? क्या मैं अगले वर्ष में लेवल 1 एंटिटी माना जाऊंगा? हां। क्यों? क्योंकि हमारी नियम कहते हैं अगर आप एक बार लेवल 1 एंटिटी बन गए तो आप अगले साल भी लेवल 1 एंटिटी माने जाओगे। समझ लो, भले ही आपने इस साल शर्त पूरी ना की हो। मतलब इस साल मेरा टर्नओवर 40 करोड़ है, मैं शर्त पूरी नहीं कर रहा 50 करोड़ वाली, तो भी अगले साल मैं लेवल 1 एंटिटी माना जाऊंगा। लेकिन सुनो, अब अगर अगले साल मेरा टर्नओवर हुआ 30 करोड़ तो ध्यान रखना अब मैं लेवल 1 एंटिटी नहीं माना जाऊंगा। अरे समझ में आ रहा है क्या? मतलब लगातार 2 वर्षों तक जब मेरा टर्नओवर 50 करोड़ के नीचे जाएगा ना, तब जाकर के मैं लेवल 1 एंटिटी से बाहर आऊंगा। खैर, अब आप मुझे ये बताओ, बात समझ में आ रही है? क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है भाई, अगर हमारा पिछले साल का टर्नओवर अदर इनकम को छोड़कर 50 करोड़ से ज्यादा है तो आप इस साल क्या माने जाओगे? लेवल 1 एंटिटी। आगे सुनो, ऑल कॉमर्शियल, इंडस्ट्रियल एंड बिजनेस रिपोर्टिंग एंटिटीज हैविंग बोरोइंग्स इंक्लूडिंग पब्लिक डिपॉजिट in excess of rupees 10 crore at any time during the immediately preceding accounting year। देखो बेटा,
इन दोनों सेंटेंसेस में अगर आप फर्क देखो तो यहां ऊपर वाले में एट एनी टाइम लिखा हुआ नहीं था। हाँ जी, पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट नंबर 4 में देखो एट एनी टाइम लिखा हुआ नहीं था, जो यहां लिखा हुआ है। अब सुनो ये क्या कर रहा है, सवाल कर रहा है जितनी भी कॉमर्शियल, इंडस्ट्रियल या बिजनेस एंटिटीज हैं, सुनो बिजनेस एंटिटीज हैं, अगर उनकी बोरोइंग्स इंक्लूडिंग पब्लिक डिपॉजिट, अब बेटा पब्लिक डिपॉजिट वैसे बोरोइंग नहीं होती, लेकिन ये बोल रहा है बोरोइंग के अंदर पब्लिक डिपॉजिट भी इंक्लूड करो। अगर ये बोरोइंग और पब्लिक डिपॉजिट मिलाकर अगर 10 करोड़ से ज्यादा है पूरे साल में किसी भी दिन, एक दिन के लिए भी, तो आप इस साल लेवल 1 एंटिटी माने जाओगे। बात करंट ईयर की नहीं हो रही, लास्ट ईयर की हो रही है। मतलब पिछले साल पूरे साल भर में किसी भी दिन, किसी भी समय अगर आपकी डिपॉजिट और बोरोइंग मिलाकर 10 करोड़ से ज्यादा थी, तो आप इस साल क्या माने जाओगे, लेवल 1 एंटिटी माने जाओगे। क्लियर है बात? एंड लास्ट, होल्डिंग एंड सब्सिडियरी ऑफ एनी वन ऑफ दी अबव। बेटा अगर किसी लेवल 1 एंटिटी की आप होल्डिंग कंपनी हो या लेवल 1 एंटिटी की सब्सिडियरी हो, तो भी आप लेवल 1 एंटिटी माने जाओगे। आ रही है मेरी बात समझ में? अगर आप लेवल 1 एंटिटी की होल्डिंग हो या लेवल 1 एंटिटी की सब्सिडियरी हो, तो आप भी लेवल 1 एंटिटी माने जाओगे। आ रही है मेरी बात समझ में? जरा एक बार मेरे साथ में फटाफट से रिवाइज करो, मुझे बताओ। लेवल 1 एंटिटीज में अपन लार्ज एंटिटीज को रखते हैं। लार्ज एंटिटीज में क्या क्या इंक्लूड होंगे? सबसे पहली बात कि अगर आपके शेयर या आपका डेट अगर किसी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है या लिस्टिंग की प्रोसेस में है, ये पॉइंट करंट ईयर के लिए है, ये लास्ट ईयर के लिए नहीं है, ये करंट ईयर के लिए। करंट ईयर में अगर आपका शेयर या आपका डिवेंचर अगर किसी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है या लिस्टिंग की प्रोसेस चल रही है, तो आप लेवल 1 एंटिटी माने जाओगे। नंबर 2, जितनी भी बैंकिंग कंपनीज हैं, जितनी भी इंश्योरेंस कंपनीज हैं, जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो सब लेवल 1 एंटिटीज माने जाएंगे। नंबर 3, बेटा यदि आपका पिछले साल का टर्नओवर अदर इनकम को छोड़कर आपका टर्नओवर अगर 50 करोड़ से ज्यादा था, तो आप लेवल 1 एंटिटी माने जाओगे। और अगर पिछले साल में किसी भी समय पर आपकी बोरोइंग और पब्लिक डिपॉजिट मिलाकर यदि 10 करोड़ से ज्यादा थी, तो भी आप लेवल 1 एंटिटी माने जाओगे। और यदि आप होल्डिंग या सब्सिडियरी हो किसी लेवल 1 एंटिटी की, तो भी आप लेवल 1 एंटिटी माने जाओगे, चाहे आपने खुद ने वो शर्तें पूरी ना की हो। अरे समझ में आ रहा है? अच्छा आगे सुनो। अब दूसरी रेंज बनती है लेवल 2 एंटिटीज। बेटा लेवल 2 एंटिटीज का मतलब क्या? मीडियम। लेवल 2 एंटिटीज का मतलब मीडियम साइज एंटिटीज। मीडियम साइज एंटिटीज। अब सुनो, नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज। और नॉन कॉर्पोरेट क्यों? बेटा क्योंकि कॉर्पोरेट एंटिटी के नियम तो कंपनीज एक्ट में बनेंगे ना, ये तो सीए इंस्टीट्यूट वाले नियम है। ये किसके ऊपर है? नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज के ऊपर, विच आर नॉट लेवल 1 एंटिटीज बट फॉल इन एनी वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज आर क्लासिफाइड एज लेवल 2 एंटिटीज। ये बोल रहा है वो नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी जो लेवल 1 एंटिटी नहीं बन पाई, ठीक है, लेकिन अब अगर वो इनमें से किसी भी शर्त को पूरा कर दे तो वो लेवल 2 एंटिटी कहलाएगी। अब आप बोलेंगे सर कौन सी शर्तें? पहला, अब बेटा वो स्टॉक मार्केट में अगर लिस्टेड होती या लिस्टिंग की प्रोसेस चल रही होती तो लेवल 1 हो जाती, तो लेवल 2 में तो वो पॉइंट होएगा ही नहीं। अब आ जाओ, अच्छा अगर बैंकिंग कंपनी है, इंश्योरेंस कंपनी है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, तो भी लेवल 1 हो जाती, वो भी यहां पे नहीं आएगा। अब तीसरे पॉइंट से देखो, टर्नओवर वाला पॉइंट और बोरिंग वाला पॉइंट, तो जरा सुनो। ऑल कॉमर्शियल, इंडस्ट्रियल एंड बिजनेस रिपोर्टिंग एंटिटीज हुज टर्नओवर excluding other income exceeds ₹1 crore but does not exceed ₹50 crore in the immediately preceding accounting year। अगर आपका टर्नओवर पिछले साल का टर्नओवर 1 करोड़ या उससे ज्यादा है, 1 करोड़ से ज्यादा है, लेकिन 50 करोड़ से ज्यादा नहीं है, क्योंकि 50 करोड़ से ज्यादा हो जाता तो आप लेवल 1 एंटिटी हो जाते,
तो 1 करोड़ से ज्यादा है लेकिन 50 करोड़ से कम है, तो बेटा आप क्या हो, लेवल 2 एंटिटी। नंबर 2, बेटा वहां पे टर्नओवर की लिमिट क्या थी, 50 करोड़। अच्छा, बोरोइंग की लिमिट क्या थी लेवल 1 में, 10 करोड़। अब सुनो, ऑल कॉमर्शियल, इंडस्ट्रियल एंड बिजनेस रिपोर्टिंग एंटिटीज हैविंग बोरोइंग्स इंक्लूडिंग पब्लिक डिपॉजिट in excess of rupees 1 crore but not in excess of rupees 10 crore at any time during the immediately preceding accounting year। ये बोल रहा है यदि आपकी बोरोइंग और पब्लिक डिपॉजिट मिलाकर अगर 1 करोड़ से ज्यादा है लेकिन 10 करोड़ से ज्यादा नहीं है, तो फिर आप क्या हो, लेवल 2 एंटिटी। मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? टर्नओवर की लिमिट भी 1 करोड़ और बोरोइंग की लिमिट भी 1 करोड़। यदि आपका टर्नओवर या आपकी बोरोइंग अगर 1 करोड़ से ज्यादा है तो फिर आप लेवल 2 एंटिटी हो, और अगर 10 करोड़ और 50 करोड़ से ज्यादा है तो आप लेवल 1 एंटिटी हो। नहीं आया समझ में? अच्छा, इसके अलावा यदि आप लेवल 2 एंटिटी की होल्डिंग हो या सब्सिडियरी हो तो आप भी लेवल 2 एंटिटी माने जाओगे। नहीं आया समझ में? अगर आप लेवल 1 एंटिटी की होल्डिंग हो या लेवल 2 एंटिटी की होल्डिंग हो या लेवल 2 एंटिटी की सब्सिडियरी हो तो आप भी लेवल 2 एंटिटी माने जाओगे, भले ही आपने शर्त पूरी ना भी की हो। ठीक है, इसका मतलब लेवल 1 में कितने पॉइंट थे, 5, लेवल 2 में कितने पॉइंट है, 3। ठीक, इसका मतलब अगर आप ज्यादा माल बेच दोगे तो भी लेवल 1 कहलाओगे, ज्यादा उधार ले लोगे तो भी लेवल 1 कहलाओगे। ठीक है, आगे सुनो। लेवल 3 एंटिटीज में सिंपल सी बात है, जो लेवल 1 नहीं है, जो लेवल 2 नहीं है, वो लेवल 3 है। मतलब आप स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं हो, आप बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या इंश्योरेंस कंपनी नहीं हो, आपका टर्नओवर 1 करोड़ से भी कम है, आपकी बोरोइंग 1 करोड़ से भी कम है, और आप किसी लेवल 1 या लेवल 2 एंटिटी की ना तो होल्डिंग हो ना सब्सिडियरी हो, तो फिर आप क्या हो, लेवल 3 एंटिटीज। और लेवल 3 एंटिटी बोले तो स्मॉल साइज एंटिटी, स्मॉल साइज एंटिटी। तो बेटा सीए इंस्टीट्यूट ने नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज को 3 कैटेगरी में बांटा है, लार्ज, मीडियम, स्मॉल, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। अरे समझा क्या, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। क्लियर है बात? अच्छा, अब कुछ खास बातें ध्यान से सुनना, एडिशनल पॉइंट्स। हमारे इंस्टीट्यूट ने कुछ बातें और क्लैरिफाई की हैं इनके बारे में। An SME which does not disclose certain information pursuant to the exemption or relaxation given to it should disclose by way of a note to its financial statement the fact that it is an SME and has complied with accounting standards insofar as they are applicable to the entities falling in level 2 और लेवल 3 as the case may be। ये कह रहा है मान लो आप लेवल 2 या लेवल 3 एंटिटी हो और आपने किसी एग्जाम्पशन का फायदा उठाया, तो नोट्स टू अकाउंट्स में आपको लिखना पड़ेगा कि भाई साहब मैं लेवल 2 एंटिटी हूं, मैं लेवल 3 एंटिटी हूं, इसलिए मैंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पूरा फॉलो नहीं किया, मैंने एग्जाम्पशन का लाभ उठाया है। इसका मतलब यदि आप लेवल 2 और लेवल 3 एंटिटी में होने पर एग्जाम्पशन का फायदा उठा रहे हो तो आपको ये बात अपने अकाउंट, आपको नोट्स टू अकाउंट्स में लिखनी पड़ेगी। ठीक है सर? Where an entity being covered in level 2 or level 3 entity had qualified for any exemption or relaxation previously but no longer qualifies for the relevant exemption or relaxation in the current accounting period, the relevant accounting requirement become applicable from the current period and the figures for the corresponding period of the previous accounting period need not be revised merely by the reason of its having ceased to be covered in level 2 and level 3 entities as the case may be. The fact that entity was covered in level 2 and level 3 as the case may be in the previous period and it had availed the exemption or relaxation available to that level of entity should be disclosed in the notes to accounts of the financial statement। सर इस बात का क्या मतलब है, पूरी बात का? बेटा इस बात का मतलब ये है कि मान लीजिए अगर आपने पिछले साल लेवल 2 और लेवल 3 में थे और अब की बार आप लेवल 1 में आ गए, तो ऑब्वियस बात है इस साल का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो तो लेवल 1 के अकॉर्डिंग बनेगा,
और पिछले साल वाला लेवल 2 लेवल 3 के नियमों के अकॉर्डिंग बना हुआ है, हाँ कि ना? पिछले साल आपने लेवल 2 लेवल 3 की एग्जाम्शन लेकर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया था, लेकिन अब की बार आप लेवल 1 में आ गए तो आपकी सारी एग्जाम्शन खत्म हो गई और आपको पूरे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के नियम फॉलो करने पड़े। अब आपको मालूम है जब अपन पी एंड एल या बैलेंस शीट बनाएंगे तो अपने पी एंड एल और बैलेंस शीट में 2 कॉलम रहेंगे, एक प्रीवियस ईयर का, एक करंट ईयर का। बोलो हाँ कि ना? तो हमारा ये नियम कहता है कि आपको प्रीवियस ईयर वाले फिगर बदलने की जरूरत नहीं है भाई। पिछले साल आपको लेवल 2 या लेवल 3 वाली एग्जाम्शन मिल रही थी तो आपने पिछले साल के जो फिगर लिखे वो लेवल 2 और लेवल 3 की एग्जाम्शन के मुताबिक है, आपको उन्हें बदलने की जरूरत नहीं है। हाँ, करंट ईयर वाला जो डेटा है वो लेवल 1 के अकॉर्डिंग आपको लिखना है। मेरी बात आ रही है समझ में? मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? पिछले साल आप लेवल 2 में थे या लेवल 3 में थे जिसकी वजह से आपको कोई एग्जाम्शन मिल रही थी, तो पिछले साल का डेटा तो एग्जाम्शन वाला डेटा है। आपकी बैलेंस शीट में, आपके पी एंड एल में जो प्रीवियस ईयर वाला डेटा है वो तो एग्जाम्शन वाला डेटा है। तो हमारा ये नियम कहता है, हमारा सीए इंस्टीट्यूट कहता है कि आपको पिछले साल वाले फिगर्स को बदलने की जरूरत नहीं है, फिगर्स को रिवाइज करने की जरूरत नहीं है, चेंज करने की जरूरत नहीं है। आप तो करंट ईयर वाली जो फिगर्स हैं वो लेवल 1 वाले लिखना, लेवल 1 एंटिटी के मुताबिक लिखना। लेकिन अब ये तो गड़बड़ हो जाएगी ना, ये तो एग्जाम्शन वाला डेटा है, ये बिना एग्जाम्शन वाला डेटा है, तो पढ़ने वाले को गलत अंडरस्टैंडिंग आ सकती है। तो हमारे इंस्टीट्यूट ने बोला कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ने वाले को गलत अंडरस्टैंडिंग ना आ जाए, इसलिए आप ये बात नोट्स टू अकाउंट्स में डिस्क्लोज कर देना कि पिछले साल हम लेवल 2 या लेवल 3 एंटिटी थे, हमने पिछले साल एग्जाम्शन का फायदा उठाया है, इस साल हम एग्जाम्शन का फायदा नहीं उठा पा रहे क्योंकि हम लेवल 1 एंटिटी में आ गए। ये बात आपको आपके नोट्स टू अकाउंट्स में डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। मतलब पिछले साल का डेटा बदलने की जरूरत नहीं है, बस आप बात को डिस्क्लोज कर दो, दैट्स इट। अच्छा, वेयर एन एंटिटी हैज बीन कवर्ड इन लेवल 1 and subsequently ceases to be so covered, the entity will not qualify for the exemption or relaxation available to the level 2 entity until the entity ceases to be covered in level 1 for 2 consecutive years. Similarly, in respect of entity which has been covered in level 1 or level 2 subsequently gets covered in level 3. मेरी बात आ रही है समझ में? मतलब आप लेवल 1 एंटिटी में थे, अब आप लेवल 2 एंटिटी या लेवल 3 एंटिटी में चले गए, तो ध्यान रखना आपको लेवल 2 और लेवल 3 वाली एग्जाम्शन नेक्स्ट ईयर में नहीं मिलेगी, नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर में मिलेगी। नहीं आया समझ में? मतलब जैसे मान लो आप 2019-20 में लेवल 1 में थे, 2021 में आप लेवल 2 या लेवल 3 में चले गए, ठीक है? 21-22 में आप लेवल 2 या लेवल 3 में हो। सुनो मेरी बात, तो पॉइंट ये है, अगर आप 19-20 में लेवल 1 में थे तो ध्यान रखना अगले साल 20-21 में आप लेवल 2 या लेवल 3 में अगर चले भी गए तो भी आपको लेवल 2 और लेवल 3 की एग्जाम्शन नहीं मिलेगी। आ रही है बात समझ में? आपको लेवल 2 और लेवल 3 वाली एग्जाम्शन मिलेगी 21-22 में। अरे बात आ रही है समझ में? मेरी बात आ रही है समझ में? मतलब यदि पिछले साल आप लेवल 1 एंटिटी थे और इस साल आप लेवल 2 एंटिटी या लेवल 3 एंटिटी बन गए हो तो भी आपको लेवल 2 लेवल 3 की एग्जाम्शन इस साल नहीं मिलेगी, अगले साल से मिलेगी। नहीं आया समझ में? अरे मेरी बात समझ में आ रही है? अब सुनो 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 सुनो, अब इंस्टीट्यूट के सामने एक मजेदार क्वेश्चन आया कि सर मान लो अगर मैं पहले साल लेवल 19-20 में लेवल 1 एंटिटी था, 20-21 में मैं लेवल 2 लेवल 3 बन गया, अब 21-22 में मैं वापस लेवल 1 एंटिटी बन गया, तो क्या 21-22 में मेरे को एग्जाम्शन मिलेगी या नहीं मिलेगी? नहीं मिलेगी। सीए इंस्टीट्यूट ने क्लैरिफाई किया, लगातार 2 वर्षों तक आपको लेवल 2 और लेवल 3 एंटिटी में रहना होगा, तब जाकर के आपको एग्जाम्शन मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। अरे समझ में आ रहा है? मतलब आप बात को समझो, यहां पर आप ये नहीं बोल सकते सर पिछले साल मैं लेवल 2 लेवल 3 एंटिटी था, अब के साल भले ही मैं लेवल 1 बन गया हूं,
पर पिछले साल तो लेवल 2 और लेवल 3 था, तो मुझे इस साल एग्जामिशन मिलनी चाहिए नहीं। लगातार 2 वर्षों तक जब आप लेवल 2 या लेवल 3 में फॉलो करोगे ना, तो आपको एग्जामिशन मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। देखो ये क्या लिखा हुआ है, देखो ये कह रहा है यहां पे ये देखो, ये क्या कह रहा है, ध्यान से देखो, ये वाली लाइन दोबारा से पढ़ो, क्या कह रहा है, वेयर एन एंटिटी हैज बीन कवर्ड इन लेवल 1 एंड सब्सिक्वेंटली सीजेस टू बी सो कवर्ड, द एंटिटी विल नॉट क्वालिफाई फॉर एग्जाम्शन और रिलैक्सेशन अवेलेबल टू level 2 entity until the entity ceases to be covered in level 1 for 2 consecutive years। बेटा लगातार 2 वर्षों तक जब आप लेवल 2 एंटिटी रहोगे ना, तब आपको लेवल 2 वाली एग्जामिशन मिलनी शुरू होगी। अगर आप 19-20 में लेवल 1 में थे, 20-21 में लेवल 2 में आ गए, तो भी आपको एग्जामिशन नहीं मिलेगी। 21-22 में अगर आप लेवल 2 में हो तो एग्जामिशन मिल जाएगी, क्योंकि 2 साल हो गए। लेकिन अगर 21-22 में आप वापस लेवल 1 एंटिटी में आ गए, तो आपको 21-22 में भी एग्जामिशन नहीं मिलेगी। अरे समझ में आ रहा है? ठीक है, अच्छा ध्यान से पढ़ें। इफ एन एंटिटी कवर्ड इन लेवल 2 और लेवल 3 ऑप्ट्स नॉट टू अवेल द एग्जाम्पशन or relaxation available to that level of entity in respect of any but not all the accounting standard, it should disclose the accounting standard in respect of which it has availed the exemption or relaxation। अगर आप लेवल 2 या लेवल 3 एंटिटी में हो और आपने सारी एग्जाम्पशन ली है, तो आपको कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप लेवल 2 और लेवल 3 में हो और आपने सिलेक्टिव एग्जाम्पशन ली है, मतलब आपको 5 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में रिलैक्सेशन मिलती थी, आपने 2 में ही लिए, 3 में आपने रिलैक्सेशन नहीं लिया, तो आपको वो 2 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बताने पड़ेंगे जिनमें आपने रिलैक्सेशन लिया है। अरे समझ में आ रही है कि बात? बेटा आपको बात समझ में आ रही है? अगर आप सिलेक्टिव रिवैल्यूएशन ले रहे हो, तो आपने सिलेक्टिव रिलैक्सेशन ले रहे हो, तो फिर आपको उनके बारे में डिस्क्लोज करना पड़ेगा जिनका आपने रिलैक्सेशन लिया है। नहीं आ रहा समझ में? बेटा पॉइंट समझ में आ रहा है? मान लो आप लेवल 2 एंटिटी हो या लेवल 3 एंटिटी हो और आपको 10 जगह एग्जाम्पशन मिल रही है, लेकिन 10 में से आपने 2 ही एग्जाम्पशन ली है, तो आपको बताना पड़ेगा कौन सी एग्जाम्पशन ली है। और अगर 10 एग्जाम्पशन लिए तो फिर कुछ नहीं बताना। नहीं आ रहा समझ में? अरे बात समझ में आ रही है क्या? आप लेवल 2 में हो, लेवल 3 में हो, ठीक है, आपको 10 एग्जाम्पशन मिलती थी, आपने 2 एग्जाम्पशन ली हैं, 8 एग्जाम्पशन को मना कर दिया, ठीक है। तो आपको यह बताना पड़ेगा कि आपने कौन सी 2 एग्जाम्पशन इस्तेमाल की हैं। समझ में आ रही है बात? मतलब लेकिन अगर आपने 10 एग्जाम्पशन लिए हैं, तो फिर आपको कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। फिर तो सामने वाले के लिए हम मान के चलेंगे कि भैया सामने वाला जो है उसको पता है कि कौन कौन सी एग्जाम्पशन मिलती है, वो अपने आप समझ लेगा कौन कौन सी एग्जाम्पशन मिली है। लेकिन अगर आपने सिलेक्टिव एग्जाम्पशन लिए, सिलेक्टिव रिलैक्सेशन लिया है, तो फिर आपको बताना पड़ेगा कौन सा एग्जाम्पशन या कौन सा रिलैक्सेशन आपने लिया है। क्लियर है बात? सुनो, if an entity covered in level 2 or level 3 entity desires to disclose the information not required to be disclosed pursuant to the exemption or relaxation available to the level of entity, it should disclose that information in compliance with the relevant accounting standard। अब इस पॉइंट का मतलब समझो। मान लो अगर कोई लेवल 2 या लेवल 3 वाली एंटिटी है, उसे डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट से रिलैक्सेशन मिला हुआ है और वो बोलती है नहीं मैं तो डिस्क्लोजर करूंगी, तो भैया फिर वो डिस्क्लोजर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के मुताबिक ही हो सकता है, आपके मुताबिक नहीं हो सकता।
मेरी बात समझ में आ रही है? मतलब अगर मान लीजिए आप लेवल 2 या लेवल 3 एंटिटी हैं और आपको डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट से छूट मिली हुई है, आपको डिस्क्लोज करने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन आपने बोला नहीं मैं तो डिस्क्लोज करूंगा, तो आप डिस्क्लोज करोगे तो फिर आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के मुताबिक ही डिस्क्लोज करना पड़ेगा। आप ये नहीं बोल सकते कि देखो मेरे को डिस्क्लोज करना रिक्वायर्ड तो है नहीं, तो मैं तो अपनी मर्जी से डिस्क्लोजर दूंगा जैसा मेरा मन करेगा। नहीं, या तो डिस्क्लोज मत करो, आप बोलो रिलैक्सेशन मिल गया डिस्क्लोज मत करो, लेकिन अगर डिस्क्लोज करोगे तो फिर आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के प्रोविजन के मुताबिक ही डिस्क्लोज करना पड़ेगा, आपकी मनमर्जी नहीं चलेगी। ठीक है सर? An entity covered in level 2 or level 3 may opt for availing certain exemption or relaxation from the compliance of the requirement prescribed in an accounting standard, provided such partial exemption or relaxation and disclosure should not be permitted to mislead any person or public। बेटा अगर आप लोग लेवल 2 या लेवल 3 वाली एंटिटी में हो और आप लोग पार्शियल रिलैक्सेशन लेना चाहते हो, मतलब आपको 10 जगह पे रिलैक्सेशन मिला है, आप 2 ही रिलैक्सेशन लेना चाहते हो, तो ध्यान रखना ये रिलैक्सेशन तभी लिया जा सकता है, पार्शियल रिलैक्सेशन तभी मिलेगा जब आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिसलीडिंग ना बन जाए। अरे समझ रहे हो? मतलब आप कुछ एग्जेम्पशन का फायदा उठाकर और कुछ एग्जेम्पशन को छोड़कर आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को झूठा या मिसलीडिंग नहीं बना सकते हो। मतलब आप इस प्रोविजन का फायदा लोगों को धोखा देने के लिए नहीं उठा सकते। ठीक है? पूरी एग्जामिशन ले रहे हो ले लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पार्शियल एग्जामिशन अगर आप ले रहे हो तो आपको ये लिखना पड़ेगा कौन सी एग्जामिशन आपने ली है, और उस एग्जामिशन को लेना तभी अलाउ करेंगे जब आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिसलीडिंग ना बने। अगर आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिसलीडिंग बनता है तो हम आपको पार्शियल एग्जामिशन लेना अलाउ नहीं करेंगे। क्लियर है बात? अच्छा, एक काम करते हैं, जरा मेरे साथ में फटाफट से रिवाइज करेंगे, एक बार जल्दी जल्दी मेरे साथ में रिवाइज करेंगे। हाँ जी बेटा जी, ये ध्यान रखो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अपने को अपनी क्लास में न सिर्फ पढ़ने हैं बल्कि अपने को ये सारे के सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड याद भी करने हैं। ठीक है? इसलिए अब आप लोग मेरे साथ में फटाफट रिवाइज करेंगे, मैं भी आप लोग के साथ में रिवाइज करूंगा। जल्दी से मुझे बताओ, जो कॉर्पोरेट एंटिटीज हैं, जो कंपनीज हैं, उनके ऊपर किसका हक चलेगा, किसका नियम चलेगा? उनके ऊपर हक चलेगा किसका? कंपनीज एक्ट का। और बेटा कंपनीज एक्ट में एंटिटीज को कितनी कैटेगरी में बांटा गया है? 2 कैटेगरी में। 2 कैटेगरी कौन सी बांटी गई है? पहला नॉन एसएमसी और दूसरा एसएमसी। लेकिन बेटा जो नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी है उनके ऊपर अधिकार किसका चलेगा? सीए इंस्टीट्यूट का। और सीए इंस्टीट्यूट ने कितनी कैटेगरी बनाई है? नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज के लिए कितनी कैटेगरी बनाई है? 3, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। बेटा लेवल 2 और लेवल 3 को कुछ एग्जेम्पशन मिली है, कुछ रिलैक्सेशन मिला है, लेकिन लेवल 1 एंटिटी क्योंकि बड़ी एंटिटी है, इन्हें किसी भी प्रकार का कोई रिलैक्सेशन या एग्जेम्पशन नहीं मिला। एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पूरी तरह एप्लीकेबल होगा लेवल 1 एंटिटीज के ऊपर, लेकिन लेवल 2 और लेवल 3 एंटिटीज को डिस्क्लोजर में और एप्लीकेशन में कुछ कुछ जगह पे छूट दी गई है। ठीक है? अब क्वेश्चन आता है, सर एक बात बताओ, लेवल 1 एंटिटी में आप किसको क्लासिफाई करोगे? तो जरा ध्यान से सुनो, लेवल 1 एंटिटी में 5 लोगों को क्लासिफाई करते हैं। 5 क्या? पहला, जो किसी स्टॉक मार्केट में, चाहे भारत के अंदर चाहे भारत के बाहर, किसी भी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है या लिस्टिंग की प्रक्रिया जारी है, प्रोसेस चल रही है, तो बेटा वो लेवल 1 एंटिटी मानी जाएगी। नंबर 2, जितने भी बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और इंश्योरेंस कंपनी है, ये सारे के सारे लेवल 1 एंटिटी माने जाएंगे। नंबर 3, अगर आपका पिछले साल का, करंट ईयर का नहीं, पिछले साल का टर्नओवर अगर आपका 50 करोड़ से ज्यादा था तो आप लेवल 1 एंटिटी हो। अगर आपका पिछले साल की बोरोइंग और पब्लिक डिपॉजिट मिलाकर यदि 10 करोड़ से ज्यादा थी पिछले साल में किसी भी दिन पर, तो बेटा वो क्या माना जाएगा? लेवल 1 एंटिटी। एंड लास्ट, अगर आप लेवल 1 एंटिटी की होल्डिंग हो या सब्सिडियरी हो तो आप भी लेवल 1 एंटिटी ही माने जाओगे। लेवल 2 सुनो, अब लेवल 2 बताओ मुझे जल्दी से, लेवल 2 क्या है? लेवल 2 का मतलब है, सुना, लेवल 2, अगर आपका पिछले साल का टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा था लेकिन 50 करोड़ से ज्यादा नहीं था, तो आप क्या हो? लेवल 2। अगर आपकी बोरिंग और पब्लिक डिपॉजिट मिलाकर यदि पिछले वर्ष में किसी भी दिन पर 1 करोड़ से ज्यादा थी लेकिन 10 करोड़ से ज्यादा नहीं थी, तो आप क्या थे? लेवल 2 एंटिटी। और अगर आप लेवल 2 एंटिटी की होल्डिंग हो या सब्सिडियरी हो तो आप भी
लेवल 2 एंटिटी हो, ठीक। और अगर आप लेवल 1 और लेवल 2 दोनों ही नहीं हो तो आप लेवल 3 एंटिटी हो, ठीक है। अब नियम ध्यान से सुनना, यहां पर हमने इसके साथ में कुछ और भी नियम पढ़े थे। सबसे पहली बात मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी एसएमई जो है, मतलब लेवल 1 या लेवल 2 या लेवल 3 एंटिटी है, वो अगर कोई भी एग्जामिशन लेती है तो बेटा एग्जामिशन अगर ले रही है तो उसको यहां पे अपने नोट्स टू अकाउंट्स में लिखना पड़ेगा कि भाई साहब मैं लेवल 2 एंटिटी हूं और लेवल 2 या लेवल 3 एंटिटी होने की वजह से मैंने एग्जामिशन ली है, ये आपको लिखना पड़ेगा। नंबर 2, ध्यान से सुना, आप पार्शियल एग्जामिशन ले सकते हो, लेकिन आपने अगर पार्शियल एग्जामिशन लिए तो आपको लिखना पड़ेगा कि आपने कौन सी वाली एग्जामिशन इस्तेमाल की है, ठीक है। नंबर 3, पार्शियल एग्जामिशन लेना तभी अलाउड होगा जब आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपके पार्शियल एग्जामिशन की वजह से मिसलीडिंग ना बन रहा हो। अगर पार्शियल एग्जामिशन की वजह से आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिसलीडिंग बन रहा है तो ऐसी पार्शियल एग्जामिशन हम आपको नहीं देंगे। क्लियर है बात? फिर इसके बाद में मैंने आपको बताया कि अगर आप पिछले साल लेवल 1 एंटिटी थे, इस साल लेवल 2 या लेवल 3 एंटिटी बने हो तो भी आपको इस साल एग्जामिशन नहीं मिलेगी। आपको एग्जामिशन सिर्फ तभी मिल सकती है जब आप लेवल 2 या लेवल 3 एंटिटी लगातार 2 वर्षों तक रहो। तो लगातार 2 वर्षों तक जब आप लेवल 2 या लेवल 3 एंटिटी रहोगे तभी आपको लेवल 1 एंटिटी से मुक्ति मिलेगी, वरना लेवल 1 एंटिटी की लेवल 2 और लेवल 3 वाली एग्जामिशन आपको नहीं मिलेगी। क्लियर है बात? अगर मैं पिछले साल लेवल 1 एंटिटी था, इस साल में लेवल 2 या लेवल 3 एंटिटी हूं, क्या मुझे एग्जामिशन मिलेगी? नहीं मिलेगी। मैं इस साल भी लेवल 2 लेवल 3 एंटिटी हूं, अगले साल भी लेवल 2 लेवल 3 एंटिटी हूं, तो अगले साल मिलेगी, हां, ठीक है। लेकिन मान लो मैं पिछले साल लेवल 1 एंटिटी था, इस साल में लेवल 2 या लेवल 3 एंटिटी हूं, लेकिन अगले साल में वापस लेवल 1 एंटिटी बन गया, तो क्या अगले साल मुझे एग्जामिशन मिलेगी? नहीं, क्योंकि लगातार 2 वर्षों तक आपको लेवल 1 अवॉइड करना पड़ेगा, तभी आपको एग्जामिशन मिलेगी, अदरवाइज आपको नहीं मिलेगी। क्लियर है मेरी बात? क्लियर है मेरी बात? इसके बाद अगर मान लो आप पिछले साल लेवल 2 या लेवल 3 एंटिटी थे, इस साल आप लेवल 1 एंटिटी बन गए, तो इस साल आपको कोई एग्जामिशन नहीं मिलेगी। तो क्वेश्चन आता है, आपकी बैलेंस शीट में आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में करंट ईयर का डेटा भी लिखा हुआ है, प्रीवियस ईयर का डेटा भी लिखा हुआ है। जल्दी से मुझे बताओ कि करंट ईयर का डेटा तो लेवल 1 एंटिटी के मुताबिक लिखा हुआ है, प्रीवियस ईयर वाला डेटा जो है वो लेवल 2 और लेवल 3 एंटिटी के मुताबिक, लेवल 2 और लेवल 3 एंटिटी के मुताबिक रिलैक्सेशन या एग्जामिशन के मुताबिक लिखा हुआ है। क्या उसे बदलने की जरूरत है? प्रीवियस ईयर के डेटा को बदलने की जरूरत है? नहीं, प्रीवियस ईयर के डेटा को बदलने की जरूरत नहीं है। बस आपको नोट्स टू अकाउंट्स में आपको बताना पड़ेगा कि पिछले साल हमने लेवल 2 या लेवल 3 वाली एग्जामिशन ले रखी है। आ रही है मेरी बात समझ में? क्लियर है मेरी बात? अब आपको यही सारी बातें अब आपको पढ़नी है कंपनीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल्स के मुताबिक। सुनना, और कंपनीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल्स में अपन 3 कैटेगरी नहीं बनाएंगे, 2 ही कैटेगरी बनाएंगे। नॉन एसएमसी मतलब लेवल 1 और एसएमसी मतलब लेवल 2 और लेवल 3 दोनों। अरे सुन रहे हो क्या? अब लेवल 1 में जो लेवल 1 एंटिटी थी उसे अब मैं यहां पे क्या बोलूंगा? नॉन एसएमसी। और लेवल 2 लेवल 3 को क्या बोलूंगा? एसएमसी। ठीक, अब जरा पॉइंट सुनो। अब कंपनीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल्स 2006 में सबसे पहले डिफाइन किया गया है एसएमसी क्या है। सुनो, ये ध्यान रखना, जो लेवल 1 है ना वो क्या है? नॉन एसएमसी। और लेवल 2 लेवल 3 क्या है? एसएमसी। अब देखो, मुझे ये वाली बात जो है ना वो थोड़ी बेवकूफी भरी लगती है। अब इन्होंने डिफाइन किसे किया? एसएमसी को। कैसे? नेगेटिव डेफिनेशन बना के लेवल 1 की। सुनो ना, कितना अच्छा होता कि अगर ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लेवल 1 वाली परिभाषा को एज इट इज लेता और बोल देता ये नॉन एसएमसी है और जो बाकी बच गई वो एसएमसी है। पर इन्होंने उल्टा किया, इन्होंने डिफाइन किया किसे? एसएमसी को। मतलब लेवल 2 और लेवल 3 एंटिटी को डिफाइन किया। अब आप उल्टा परिभाषा पढ़ना। देखो एसएमसी क्या है, मतलब देखो लेवल 2 और लेवल 3 को एक कर दिया इन्होंने। अभी बताओ लेवल 2 या लेवल 3 क्या है? पहली कंडीशन, whose equity or debt securities are not listed or are not in the process of listing of any stock exchange in India or outside India। पॉइंट क्या निकला? अगर वो लिस्टेड है या लिस्टिंग की प्रोसेस में है तो लेवल 1 एंटिटी हो गया। तो इन्होंने उल्टा बोला, नहीं, ना तो वो लिस्टेड हो ना ही वो लिस्टिंग की प्रोसेस में हो, तो वो क्या है? एसएमसी, स्मॉल एंड मीडियम कंपनी है। ठीक है,
नंबर दो लेवल 1 में क्या था, बैंकिंग, इंश्योरेंस या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो। अब ये उल्टा बोलेगा, विच इज नॉट अ बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और अ इंश्योरेंस कंपनी। जो बैंक नहीं है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं है, इंश्योरेंस कंपनी नहीं है, तो वो क्या है, एसएमसी, स्मॉल एंड मीडियम कंपनी। उल्टी डेफिनेशन चल रही है। अब बताओ वहां पे तीसरी शर्त क्या थी, टर्नओवर 50 करोड़ से ज्यादा हो। अब यहां पे क्या होगा, 50 करोड़ से ज्यादा नहीं हो। देखो, whose turnover excluding other income does not exceed ₹50 करोड़ in the immediately preceding year। पिछले साल का टर्नओवर 50 करोड़ से ज्यादा नहीं है, क्योंकि 50 करोड़ से ज्यादा है तो लेवल 1 हो जाता, 50 करोड़ से कम है तो लेवल 2 लेवल 3 रहेगा। फिर अगला पॉइंट क्या था, बोरिंग 10 करोड़ से ज्यादा है। यहां पे देखो उल्टा बोलेगा, which does not have borrowing including public deposit in excess of ₹10 करोड़ at any time during the immediately preceding accounting year। मतलब पिछले साल में जो हमारा बोरोइंग है वो 10 करोड़ से ज्यादा नहीं है, तो बेटा ये क्या है, एसएमसी, मतलब लेवल 2 लेवल 3। और लास्ट कंडीशन, विच इज नॉट अ सब्सिडियरी और अ होल्डिंग ऑफ नॉन एसएमसी। नॉन एसएमसी की ना तो होल्डिंग है ना सब्सिडियरी है, मतलब लेवल 1 एंटिटी की ना तो होल्डिंग है ना सब्सिडियरी है, तो वो क्या है, लेवल 2 लेवल 3, मतलब एसएमसी। तो इन्होंने क्या किया, जो लेवल 1 एंटिटी आईसीआई ने प्रिस्क्राइब की है उसकी नेगेटिव डेफिनेशन बना दी और बोला ये एसएमसी है, मतलब लेवल 2 लेवल 3 है, एसएमसी है। और नॉन एसएमसी क्या है, जो एसएमसी नहीं है वो नॉन एसएमसी है, मतलब जो छोटी कंपनी नहीं है वो बड़ी कंपनी है। लेकिन मैं आपको बताऊं, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो परिभाषाएं इन्होंने बनाई, ये सारी की सारी परिभाषाएं इन्होंने नेगेटिव डेफिनेशन बना के कंफ्यूजन क्रिएट किया है। ये सीधी बात बोल सकते थे, भाई एसएमसी क्या है, वो जो लिस्टेड है, नॉन एसएमसी क्या है, जो लिस्टेड है या लिस्टिंग के प्रोसेस में है। नंबर 2, जो बैंक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है या इंश्योरेंस कंपनी है। नंबर 3, जिसका टर्नओवर 50 करोड़ से ज्यादा था पिछले साल, जिसकी बोरिंग एंड डिपॉजिट 10 करोड़ से ज्यादा थी किसी भी टाइम पर पिछले साल, या फिर इनकी होल्डिंग और सब्सिडियरी कंपनी। लेकिन उन्होंने ऐसा डिफाइन करना नहीं करा, इन्होंने लेवल 2 लेवल 3 जिसे हम लोग बोलते हैं एसएमसी, उसको नेगेटिव डेफिनेशन बना के डिफाइन किया। क्या एसएमसी क्या है, मतलब लेवल 2 लेवल 3 क्या है, एसएमसी क्या है, एसएमसी वो है जो ना तो लिस्टेड है ना लिस्टिंग की प्रोसेस में है। नंबर 2, जो ना तो बैंक है ना फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है ना इंश्योरेंस कंपनी है। नंबर 3, वो एंटिटी जिसका टर्नओवर पिछले साल में 50 करोड़ से ज्यादा नहीं था। नंबर 4, वो एंटिटी जिसका टर्नओवर, जिसका बोरिंग इंक्लूडिंग पब्लिक डिपॉजिट पिछले साल में 10 करोड़ से ज्यादा नहीं था। एंड लास्ट जो इनकी होल्डिंग कंपनी एसएमसी की, नॉन एसएमसी की ना तो होल्डिंग है ना सब्सिडियरी है, वो क्या है, एसएमसी। आ रही है मेरी बात समझ में बेटा, इन्होंने रिवर्स डेफिनेशन काम में लिया। अच्छा, अब इन्होंने बेटा जो एडिशनल रूल्स बताए, वो एडिशनल रूल्स भी बिल्कुल सेम वही रूल्स हैं जो हमने अभी अभी पढ़े थे, कि भैया सिंपल सी बात है, अगर आपने कोई आप एसएमसी हो और आपने एग्जाम्शन या रिलैक्सेशन ली है, तो आपको ये बात नोट्स टू अकाउंट्स में लिखना पड़ेगा कि हमने एसएमसी वाली एग्जाम्शन ली है। अगर आपने पार्शियल एग्जाम्शन ली है, सुनो, अगर आपने पार्शियल एग्जाम्शन ली है तो आपको बताना पड़ेगा आपने कौन कौन सी एग्जाम्शन ली है। और पार्शियल एग्जाम्शन लेना सिर्फ तभी अलाउड है जब आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिसलीडिंग ना बन रहा हो। ठीक, क्लियर है यहां तक। फिर इसके बाद में बात है कि मान लीजिए अगर आप डिस्क्लोजर, अगर आपको रिलैक्सेशन मिली हुई है, डिस्क्लोजर करना आपके लिए जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी आप डिस्क्लोजर कर रहे हो, तो वो डिस्क्लोजर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के मुताबिक ही होना चाहिए। नहीं आया समझ में, याद है ये वाली बात, या तो डिस्क्लोजर करो ही मत, अगर करोगे तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के मुताबिक करना पड़ेगा, मनचाहे तरीके से डिस्क्लोजर नहीं कर सकते। अगर आप पिछले साल नॉन एसएमसी थे तो आप, और इस साल आप एसएमसी बन गए हो, तो भी आपको एग्जाम्शन नहीं मिलेगी। आपको एग्जाम्शन तभी मिलेगी जब आप एसएमसी रहोगे लगातार 2 वर्षों तक। क्लियर है बात, पक्की बात। अगर आप पिछले साल एसएमसी थे, इस साल नॉन एसएमसी बन गए, तो पिछले साल का डेटा आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हां, इस साल का जो डेटा है, वो डेटा जो है वो नॉन एसएमसी के मुताबिक, बिना रिलैक्सेशन के मुताबिक बनेगा।
और आपको नोट्स टू अकाउंट्स में ये बात लिखनी पड़ेगी कि पिछले साल हमने एग्जाम्शन ली थी और इस साल हमने एग्जाम्शन नहीं ली है। ठीक है बेटा, क्लियर है बात? सेम पॉइंट्स हैं जो हमने पहले पढ़े थे, वही सेम पॉइंट्स यहां पर कंपनीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल्स 2006 में भी सेम वही के वही पॉइंट यहां पर दिए गए हैं। क्लियर बात? जल्दी मुझे बताओ, कोई दिक्कत? पक्का? चलो तो एक काम करते हैं, आइए बेटा अब अपने को क्वेश्चन करने, लेकिन क्वेश्चन करने से पहले मेरे साथ में एक बार फटाफट से ये सारी की सारी बातें रिवाइज करेंगे और रिवाइज करने के बाद में फिर हम लोग आगे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, आप करवाओ रिवाइज। सबसे पहला आप मुझे बताइए, भारत में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाने की पावर कितने लोगों के पास है, पहले ये बताओ। भारत में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाने की पावर 3 लोगों के पास है। वैसे तो जने 2 ही हैं, लेकिन पावर 3 तरीके से आ रही है। सबसे पहली पावर, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड जो सीए इंस्टीट्यूट ने बना रखा है, गठित कर रखा है, वो भारत में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाने का काम कर सकता है। लेकिन ध्यान रखना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो आईसीआई इशू कर रहा है वो कभी भी किसी लॉ को ओवरराइड नहीं कर सकते। ठीक है, नंबर 2, दूसरा हमारे देश में पावर है कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट 2013 जो है उसमें सेक्शन 133 में सेंट्रल गवर्नमेंट को यह पावर दी गई है कि वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नोटिफाई कर सकते हैं। अब सेक्शन 129 जो है वो सारी कंपनीज को बोलता है कि जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर दिए वो आपको फॉलो करना कंपलसरी है। अगर आपने फॉलो नहीं किया तो आपको बताना पड़ेगा आपने क्या फर्क किया है, आपको बताना पड़ेगा आपने डिविएशन क्यों किया है, और आपको यह भी बताना पड़ेगा डिविएशन से आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर कितने अमाउंट का इफेक्ट पड़ रहा है, आपको यह भी बताना है। इसके अलावा सेक्शन 129 में चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी के ऑडिटर को भी यह रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि उसे अपनी रिपोर्ट में मेंशन करना पड़ेगा कि सेक्शन 133 में जो नोटिफाइड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो फॉलो किए गए हैं या फॉलो नहीं किए गए हैं, कंपनी के द्वारा ये उसको बताना पड़ेगा। लेकिन ध्यान रखना, अगर किसी कंपनी के ऊपर कोई दूसरा कानून एप्लीकेबल है, जैसे इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर इंश्योरेंस एक्ट लगता है, बैंकिंग कंपनी के ऊपर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट लगता है, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी के ऊपर इलेक्ट्रिसिटी एक्ट लगता है, तो इन एंटिटीज के ऊपर जिनके ऊपर कोई दूसरा एक्ट भी एप्लीकेबल है और वो कंपनियां वो चीज डिस्क्लोज नहीं कर रही जो उनको उस एक्ट में डिस्क्लोज करने के लिए नहीं बोला गया है या डिस्क्लोज करने से मना किया गया है, तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का वायलेशन नहीं माना जाएगा। नंबर 2, सेंट्रल गवर्नमेंट को सेक्शन 145(2) में भी पावर दी गई है इनकम टैक्स एक्ट 1961 से कि वो आईसीडीएस नोटिफाई कर सकता है, आईसीडीएस नोटिफाई कर सकता है सारे असेसीज के ऊपर एप्लीकेबिलिटी के लिए। और बेटा हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने इस पावर का इस्तेमाल करके कितने आईसीडीएस इशू किए हैं? 10। कितने आईसीडीएस नोटिफाई किए हैं? 10। लेकिन वो आईसीडीएस अपने को पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो अपन सीए फाइनल में पढ़ेंगे डीटी के पेपर में। ठीक है, अब सुनो, ये ध्यान रखना, ये आईसीडीएस सारे असेसीज के ऊपर एप्लीकेबल है जो मर्केंटाइल सिस्टम लगाते हैं और जिनके पास बिजनेस एंड प्रोफेशन या इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की इनकम आ रही है, तो उनके ऊपर ये आईसीडीएस मैंडेटरी है, कंपलसरी है उनके लिए। लेकिन इंडिविजुअल और एचयूएफ को ये आईसीडीएस फॉलो करने की जरूरत नहीं है अगर उनको प्रीवियस ईयर के अकाउंट्स ऑडिट नहीं करवाने हैं तो अगर प्रीवियस ईयर के अकाउंट्स ऑडिटेबल नहीं है तो फिर उनके ऊपर आईसीडीएस एप्लीकेबल नहीं है। क्लियर है बात? जल्दी मुझे बताओ, क्लियर है बात? अच्छा, उसके बाद में बेटा मैंने आपको बताया था कि अगर किसी एंटिटी के ऊपर कोई कानून नहीं है, जैसे प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप फर्म, ये जो है इनके ऊपर ऐसा कोई कानून नहीं है जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इनके लिए मैंडेटरी करे, तो ध्यान रखना इनको सीए इंस्टीट्यूट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगाने के लिए डायरेक्टली बाध्य नहीं कर सकता है। तो सीए इंस्टीट्यूट ने इनडायरेक्टली इनके ऊपर प्रेशर बनाया। कैसे? सीए इंस्टीट्यूट ने अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को बोला कि जब तुम किसी ऐसी एंटिटी की ऑडिट कर रहे हो जिसके लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करना कंपलसरी नहीं है, तो उनको बोलो कि आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करो, और फिर भी वो अगर फॉलो ना करें तो कोई बात नहीं, आप उन्हें मजबूर तो नहीं कर सकते, लेकिन आप अपनी ऑडिट रिपोर्ट में मेंशन कर दो भाई इस एंटिटी ने ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो नहीं किए हैं। क्लियर है बात? मतलब आईसीआई के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए मैंडेटरी हैं, प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप के लिए मैंडेटरी नहीं है। तो बेटा एक बात समझो, अगर मैं प्रोप्राइटरशिप हूं तो सीए इंस्टीट्यूट मुझे कुछ भी करके मेरे को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगाने के लिए बाध्य नहीं कर सकता, क्योंकि मैं उसके कवरेज में आता ही नहीं हूं। लेकिन अगर मैंने किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से ऑडिट करवाई तो उस चार्टर्ड अकाउंटेंट को अपनी रिपोर्ट में लिखना कंपलसरी रहेगा कि मैंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का वायलेशन किया है। क्लियर है बात? उसके बाद
मैंने आपको बताया था कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की एप्लीकेबिलिटी के लिए हमारे देश में एंटिटीज को कैटेगरीज में बांटा गया है। अब सीए इंस्टीट्यूट का जो क्लासिफिकेशन है ये नॉन कॉर्पोरेट पे काम करेगा और कंपनीज एक्ट का जो क्लासिफिकेशन है ये कॉर्पोरेट एंटिटीज पे काम करेगा। अगर दिमाग लगा के देखें तो ये दोनों एक ही क्लासिफिकेशन है, कोई फर्क नहीं है। बस यहां सीए इंस्टीट्यूट ने 3 कैटेगरी बनाई है और कंपनीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल 2006 में सिर्फ 2 कैटेगरी बनाई गई है, लेकिन अगर आप पॉइंट देखेंगे तो सिमिलर है। अब आप मुझे जल्दी से बताओ, जो सीए इंस्टीट्यूट ने 3 कैटेगरी बनाई है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, वो कैसे बनाई? लार्ज, मीडियम, स्मॉल। और कंपनीज एक्ट में 2 ही कैटेगरी बनाई। कौन सी कैटेगरी बनाई? नॉन एसएमसी मतलब लार्ज और एसएमसी मतलब मीडियम एंड स्मॉल। तो एसएमसी का मतलब ही क्या है? स्मॉल एंड मीडियम कंपनीज। तो उन्होंने स्मॉल एंड मीडियम कंपनीज मतलब लेवल 2, लेवल 3 को एक ही कैटेगरी में रखा है। अब जरा मेरी बात को सुनो, जो सीए इंस्टीट्यूट ने लेवल 1 एंटिटीज बताई वो कौन सी बताई? या तो आप लिस्टेड हो या लिस्टिंग की प्रोसेस में हो, या तो आप बैंक हो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो या इंश्योरेंस कंपनी हो, या फिर आपका टर्नओवर पिछले साल का टर्नओवर 50 करोड़ से ज्यादा था, या फिर पिछले साल आपकी बोरिंग और डिपॉजिट 10 करोड़ से ज्यादा थी, या फिर आप किसी लेवल 1 एंटिटी की होल्डिंग या सब्सिडियरी हो, तो आप भी लेवल 1 एंटिटी माने जाओगे। ये ध्यान रखना, 5 शर्तें पूरी होना जरूरी नहीं है, 5 में से एक भी शर्त अगर पूरी हो गई तो आप लेवल 1 एंटिटी कहलाओगे। लेवल 2 एंटिटी क्या है? यदि आपका पिछले साल का टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा था लेकिन 50 करोड़ से ज्यादा नहीं था, यदि आपकी बोरिंग और डिपॉजिट 1 करोड़ से ज्यादा थी लेकिन 10 करोड़ से ज्यादा नहीं थी, या फिर आप किसी लेवल 2 एंटिटी की होल्डिंग हो या लेवल 2 एंटिटी की सब्सिडियरी हो, तो फिर आप लेवल 2 एंटिटी माने जाओगे। और लेवल 3 एंटिटी क्या है? जो लेवल 1 और लेवल 2 दोनों ही नहीं है, वो लेवल 3 है। इसका मतलब ये हुआ कि लेवल 3 एंटिटी कौन सी है? दोनों की लिस्ट को चेक करो। लेवल 3 एंटिटी वो है जो स्टॉक मार्केट में ना तो लिस्टेड है ना लिस्टिंग की प्रोसेस में है। नंबर 2, ना तो बैंक है, ना इंश्योरेंस कंपनी है, ना फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। नंबर 3, ना तो आपका टर्नओवर 50 करोड़ से ज्यादा है, ना आपका टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है। तो भैया अगर मैं सिर्फ ये बोल दूं आपका टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा नहीं है, तो 50 करोड़ वाली बात ऑटोमेटिकली कवर हो गई। तो लेवल 3 क्या है? अगर आपका टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा नहीं है, अगर आपकी बोरिंग 1 करोड़ से ज्यादा नहीं है, अगर आप किसी लेवल 1 या लेवल 2 एंटिटी की होल्डिंग या सब्सिडियरी नहीं हो, तो आप क्या हो? लेवल 3 एंटिटी। अरे समझ में आ रहा है क्या? अब कंपनीज एक्ट वालों ने बोला नहीं 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 नहीं, हम कुछ नया बनाएंगे। अब कंपनीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल 2006 में 2 कैटेगरी बनाई, नॉन एसएमसी, एसएमसी। अब इन्होंने बोला नहीं नहीं नहीं, हम सीए इंस्टीट्यूट वाली बातों को एज इट इज अडॉप्ट नहीं करेंगे, ना ना ना, हम तो अपना नियम बनाएंगे। तो उन्होंने क्या किया? लेवल 3 को पकड़ा और लेवल 3 को पकड़ के बोला ये क्या है? ये क्या है? एसएमसी। और जो बाकी बचे वो नॉन एसएमसी। अब बात को समझो, लेवल 1 और लेवल 2 को पकड़ के इन्होंने बोल दिया पकड़ के बोल दिया एसएमसी, और लेवल 1 को बोल दिया नॉन एसएमसी। अब आप मुझे बताओ, लेवल 1 जो है वो नॉन एसएमसी है, लेवल 2 और लेवल 3 एसएमसी है। और अब आपको एसएमसी को डिफाइन करना है। कैसे करोगे? एसएमसी को डिफाइन करो, लेवल 2 लेवल 3 को कवर करो। क्या बोलोगे? आप ना तो लिस्टेड हो ना लिस्टिंग की प्रोसेस में हो, आप ना तो बैंक हो ना फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो ना कंपनी हो, आपका टर्नओवर 50 करोड़ से ज्यादा नहीं है। क्यों? क्योंकि 50 करोड़ से ज्यादा है तो आप लेवल 1 में चले जाओगे, आप नॉन एसएमसी हो जाओगे। नहीं, आपका टर्नओवर 50 करोड़ से ज्यादा नहीं है, आपकी बोरोइंग 10 करोड़ से ज्यादा नहीं है, आप नॉन एसएमसी की होल्डिंग या सब्सिडियरी नहीं हो, तो फिर आप क्या हो? एसएमसी। अरे समझ में आ गया? पॉइंट समझ में आ गया? ये ध्यान रखना, इस क्लासिफिकेशन के ऊपर आपके एग्जाम में थियरी क्वेश्चन आ सकता है। बेटा मैं आपको बता दूं, हमारा जो इंस्टीट्यूट अभी हाल फिलहाल तुम्हारे एग्जाम में सवाल पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 जो कंपलसरी आ रहा है उसमें चारों पार्ट प्रैक्टिकल पूछ रहा है एएस के, और जो लास्ट क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 जो आ रहा है, वो जो लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन में आपसे जो पूछा जा रहा है वो कैसा पूछा जा रहा है? वो आपसे थियरी क्वेश्चन पूछा जा रहा है एएस के ऊपर। तो ध्यान रखना, ये जो क्वेश्चन, ये जो है क्लासिफिकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए बेटा, अब मैं सोच रहा हूं कि सर जब सारी बातें याद हो ही गई हैं तो फिर क्यों ना फटाफट एक बार सवालों के दर्शन हो जाएं। लो भाई बेटा, ये जो सवाल मैं आपको करवाने जा रहा हूं, ये ध्यान रखिए, ये मेरे बनाए हुए सवाल नहीं है, ये आपके एग्जामिनेशन क्वेश्चंस हैं। ये वही सवाल है जो सीए इंस्टीट्यूट आपके एग्जाम में ऑलरेडी पूछ चुका है। आप लोग फटाफट सवाल पढ़ेंगे, फिर आप लोग जवाब देंगे और आपके जवाब के मुताबिक फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे।
मैसर्स ओमेगा एंड कंपनी हैड अ टर्नओवर ऑफ रुपीज 1.25 करोड़ एक्सक्लूडिंग अदर इनकम। बेटा ये ध्यान से देखो, इसने क्लैरिफाई किया है कि ये पार्टनरशिप फर्म है, और बेटा अगर ये पार्टनरशिप फर्म है तो मुझे आईसीआई के नियम लगाने। बेटा अगर ये कंपनी होती तो मुझे कंपनीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल 2006 लगाने पड़ते। सुनो, सवाल कहता है बोरोइंग इसकी 0.95 करोड़ है प्रीवियस ईयर में। इट वांट्स टू अवेल द एग्जेम्पशन अवेलेबल in application of accounting standard to non-corporate entity for the year ended 31st March 2006. Advise the management of Omega company in respect of accounting standard of provisions of AS as per the directive issued by ICAI. सुनो, सबसे पहले चेक करो, ये ना तो लिस्टेड है ना लिस्टिंग की प्रोसेस में है। नंबर 2, ये बैंक भी नहीं है, इंश्योरेंस कंपनी भी नहीं है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी नहीं है। नंबर 3, इसका टर्नओवर 50 करोड़ से ज़्यादा नहीं है, इसकी बोरोइंग 10 करोड़ से ज़्यादा नहीं है, और ये होल्डिंग या सब्सिडियरी भी नहीं है किसी लेवल 1 एंटिटी की, मतलब लेवल 1 तो खत्म ही हो गया। अब लेवल 2 चेक करो, लेवल 2 चेक करो, इसका टर्नओवर 1 करोड़ से ज़्यादा है पर 50 करोड़ से ज़्यादा नहीं है। हाँ, पहली शर्त पूरी हो गई, बोलो, लेवल 2 वाली पहली शर्त पूरी हो गई। अब आप तो जानते हो बेटा एक ही शर्त पूरा होना रिक्वायर्ड है, दूसरी तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ये कौन सी हो गई? लेवल 2। लो भाई, ये लेवल 2 एंटिटी है। और ये बताओ, अगर पिछले साल का टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है पर 50 करोड़ से ज्यादा नहीं है, तो क्या इस साल ये लेवल 2 एंटिटी है? पिछले साल का टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है तो इस साल क्या बनेगी? लेवल 1 एंटिटी। हाँ कि ना? हाँ कि ना? तो आप मुझे बताइए, क्या ये लेवल 2 एंटिटी है? मैंने शायद लेवल 1 बोल दिया। लेवल 2 एंटिटी है तो एग्जामिशन मिलेगी? मिलेगी। बात खत्म। ये लो बेटा, यहाँ पे ये सारी की सारी बातें जो हैं, ये सारी की सारी यही बातें लिखी हुई हैं, और यहाँ पर आपका रिजल्ट हो गया कि भाई आप लेवल 2 एंटिटी हो। इट विल बी क्लासिफाइड एज, देखो, इट विल बी क्लासिफाइड एज लेवल 2 एंटिटी, और क्योंकि ये लेवल 2 एंटिटी है तो लेवल 2 एंटिटी को जहां जहां पे एग्जाम्पशन मिलती है वो सारी की सारी एग्जाम्पशन इसको मिलेगी। बेटा क्लियर है क्वेश्चन? पक्का? चलो, दूसरा सवाल, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के फायदे क्या हैं? और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के जो फायदे हैं वो भी मैंने आपको यहां पे बता दिए। ठीक, ये अपन डिस्कस कर चुके। अभी जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना बेटा, ये वाला क्वेश्चन तो अपन ने शुरुआत में डिस्कस कर लिया था कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के फायदे क्या हैं। सबसे पहला, बहुत सारी अकाउंटिंग पॉलिसीज पॉसिबल है, उनको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिड्यूस करके लिमिटेड ऑप्शंस बना देता है, और लिमिटेड ऑप्शन बना देता है तो भैया आपको चुनने में आसानी हो जाती है। नंबर 2, जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो कंपैरेबल बन जाते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया में अगर अकाउंटिंग पॉलिसी सेम रहेगी तो आप दुनिया की किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को दूसरी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कंपेयर कर पाओगे। और नंबर 3, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर की मिनिमम रिक्वायरमेंट को स्पेसिफाई कर देता है, तो भैया हर एंटिटी को मिनिमम डिस्क्लोजर की शर्त तो पूरी करनी पड़ती है, तो ये भी दिक्कत खत्म हो जाती है। क्लियर है बात? क्लियर बात, क्लियर बात, क्लियर बात, डन? ओके, तो लीजिए बेटा, ये सारी की सारी बातें थी जो मुझे आपके साथ में डिस्कस करनी थी बेसिक प्रोविजंस को लेकर के, और बेसिक प्रोविजंस को लेकर के मैंने ये सारी की सारी बातें आपके साथ में डिस्कस कर ली हैं, और मुझे दिखाई दे रहा है कि आज हमारा जो टाइम है वो लगभग फिनिश हो ही गया है। कुछ मिनट जो हैं वो बाकी हैं, बट इस कुछ मिनट में हम लोग बहुत ज़्यादा कुछ नए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में कवर नहीं कर पाएंगे, इसलिए अपन आज की बात यहीं तक कवर करते हैं। डन? एनी प्रॉब्लम्स? बेटा अब आप मुझे जल्दी से बताइए, क्या ये बेसिक जो बातें हैं ये सारी की सारी आपको याद रहेंगी? पक्का? सबसे पहला ये बताओ, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाने का काम कितने लोग कर रहे हैं? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाने की पावर कहां से आ रही है? 3 जगह से। सीए इंस्टीट्यूट बना रहा है बिना किसी पावर के, ठीक है? कोई कानून सीए इंस्टीट्यूट को एएस बनाने की पावर देता नहीं है, पर सीए इंस्टीट्यूट ने अपनी तरफ से अपनी जिम्मेदारी मानकर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाई है। नंबर 2, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है सेक्शन 133 ऑफ कंपनीज एक्ट के मुताबिक
नंबर 3, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है आईसीडीएस बनाने की, सेक्शन 145(2) ऑफ इनकम टैक्स एक्ट के मुताबिक एएस बनाने की। अब बेटा हमारे सीए इंस्टीट्यूट ने लॉबिंग की और लॉबिंग करके अपने अस्तित्व को बचाने के लिए सीए इंस्टीट्यूट ने सेंट्रल गवर्नमेंट से अपने ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कंपनीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के रूप में नोटिफाई करवा लिए। मतलब जो सीए इंस्टीट्यूट का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वही कंपनीज एक्ट के नोटिफाइड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। क्लियर है मेरी बात? इधर क्लियर है मेरी बात? वही अपने नोटिफाइड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। अभी ध्यान रखना, अगर कोई नया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सीए इंस्टीट्यूट इशू करेगा तो वो कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होंगे अंटिल सेंट्रल गवर्नमेंट उसे नेफ्रा की रिकमेंडेशन पे नोटिफाई कर दे। क्लियर है बात? मेरी बात समझ रहे हो? मतलब सीए इंस्टीट्यूट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू करेगा, इशू करते ही वो कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। वो एप्लीकेबल कब होंगे? जब सेंट्रल गवर्नमेंट उसे नोटिफाई करेगा। क्लियर है बात? एक बात ये ध्यान रखना, अगर कोई भी कंपनी, अच्छा सेक्शन 129 कहता है कि जो नोटिफाइड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो सारी कंपनी को फॉलो करना कंपलसरी है। अगर फॉलो नहीं किया तो आपको बताना पड़ेगा क्या डिविएशन है, आपको बताना पड़ेगा डिविएशन क्यों है, आपको बताना पड़ेगा डिविएशन का फाइनेंशियल इंपैक्ट क्या है। आपको ये सारी बातें अपने नोट्स टू अकाउंट्स में डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। आर यू रेडी फॉर दिस? बेटा बात समझ में आ रही है? चार्टर्ड अकाउंटेंट जब अपनी ऑडिट करेगा तो ऑडिट रिपोर्ट में भी लिखेगा क्या इस कंपनी ने सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो किए या नहीं किए। अगर नहीं किए तो वो क्वालिफाई करने पड़ेंगे उसे अपनी रिपोर्ट में। लेकिन ध्यान रखना, अगर किसी कंपनी के ऊपर कोई दूसरा कानून एप्लीकेबल है और दूसरे कानून की एप्लीकेबिलिटी की वजह से वो कंपनी कुछ डिस्क्लोजर नहीं दे रही है तो वो एएस का वायलेशन नहीं माना जाएगा। ठीक है बेटा, अगर किसी एंटिटी के ऊपर अगर किसी एंटिटी के ऊपर कोई कानून ऐसा है ही नहीं जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स लगाना कंपलसरी करता हो, जैसे पार्टनरशिप और प्रोप्राइटरशिप, तो बेटा उनके केस में क्या होगा? उन्हें बाध्य नहीं किया जा सकता अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगाने के लिए, लेकिन चार्टर्ड अकाउंटेंट को बाध्य कर दिया गया कि जब इनकी ऑडिट करो तो इनकी ऑडिट रिपोर्ट में लिख देना कि इन्होंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो नहीं किया है। क्लियर बात? बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट ने सेक्शन 145(2) की पावर का, इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 145(2) की पावर का इस्तेमाल करके 10 आईसीडीएस जो हैं वो नोटिफाई किए हैं। ये आईसीडीएस अपने को पढ़ने नहीं है, ये आईसीडीएस अपन लोग पढ़ेंगे सीए फाइनल में। ये बताओ ये किसके लिए मैंडेटरी हैं? जो मर्केंटाइल सिस्टम लगा रहा हो और जिसके पास बिजनेस एंड प्रोफेशन एड या इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की इनकम आ रही हो उसके लिए मैंडेटरी है। नंबर दो ध्यान रखना, अगर कोई इंडिविजुअल या एचयूएफ जिसे अपने अकाउंट्स की प्रीवियस ईयर के अकाउंट्स की ऑडिट करवाना कंपलसरी नहीं था सेक्शन 44AB में, तो बेटा उसके लिए आईसीडीएस फॉलो करना कंपलसरी नहीं है। ठीक है, उसके बाद में मैंने आपको बताया था कि सीए इंस्टीट्यूट ने सारी एंटिटीज को कितनी कैटेगरी में क्लासिफाई किया है? 3। और कंपनीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल्स में कंपनीज को कितनी कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है? 2। बेटा इधर पहली कैटेगरी में कितने पॉइंट है? 5, दूसरी कैटेगरी में 3, और जो पहली और दूसरे दोनों में कवर नहीं हो रहा वो क्या है? लेवल 3। इन्होंने यहाँ पे नेगेटिव डेफिनेशन बनाई एसएमसी की, और जो एसएमसी नहीं है वो क्या है? नॉन एसएमसी। खत्म? क्लियर बात? चलिए दैट्स ऑल। तो आज के लिए यही बात हमारे को करनी है, यहीं तक की बातें अपने को डिस्कस करनी थी। आगे की बात हम लोग करेंगे कल। ठीक, और बेटा कल हम लोग शुरू करेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1, और हम लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 कंप्लीट करके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 करेंगे कल की क्लास में। ठीक, बाय फॉर नाउ, मिलेंगे कल।